हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 1471। अब जब फैसला हो गया था तो सेलेस्ट अब और नहीं हिचकिचाई। उसने एरा से कहा, मास्टर, मेरा अलूरिंग बॉडी सक्रिय हो गया है। जब एरा ने यह सुना तो उसकी आंखों की ठंडी रोशनी तीखी हो गई। हालांकि वह फिर भी नहीं बोली। हालांकि उसके दिल में गुस्सा जमा होने लगा था और वह किसी भी समय फट सकता था। ये देखते हुए कि उसकी टीचर नहीं बोली, सेलेस्ट ने जारी रखा, मास्टर, मैं अभी भी भ्रमित हूं कि वास्तव में मेरा अलूरिंग बॉडी कैसे सक्रिय हुआ। सच तो यह है कि मैंने अभी तक इसका पता नहीं लगाया है। तुम्हारा क्या मतलब है? एरा ने वे 4 शब्द थूके। जब मैं यूनिवर्स एनफोर्सर का कार्य कर रही थी तब मुझे अचानक एक फैंटेसी में खींच लिया गया और फिर सेलेस्ट ने उसके साथ जो हुआ उसके बारे में बताना शुरू किया। मूल रूप से वह पहली बार साहिल द्वारा उसके साथ किए गए इंटरकॉर्स को दोबारा सुना रही थी। हालांकि उसने साहिल को बाहर छोड़ दिया। उसने उसे एक अजनबी से बदल दिया जिसे वह नहीं जानती थी और वास्तविकता में कभी नहीं मिली थी। सेलेस्ट के बोलना खत्म करने के बाद एरा सोच में डूब गई। रेड के अनुसार उसे एक फैंटेसी में प्रवेश करना चाहिए था। क्या फैंटेसी भी अलूरिंग बॉडी को सक्रिय कर सकती है? एरा निश्चित नहीं थी क्योंकि यूनिवर्स में बहुत कम अलूरिंग बॉडी थे और इतिहास में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। जैसे ही एरा ने अपना हाथ बढ़ाया, सेलेस्ट का हाथ अपने आप ऊपर उठा और उसके हाथ में गिर गया। सेलेस्ट को अपनी टीचर के सामने कोई प्रतिरोध नहीं था। बेशक अगर वह करती भी तो वह बेकार होता। उनकी ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। एरा ने सेलेस्ट का हाथ पकड़ा। थोड़ी देर बाद थोड़ा माथा सिकोड़ा। लगता है रेड सच बोल रही है। उसका अलूरिंग बॉडी एक फैंटेसी में सक्रिय हुआ था क्योंकि उसका शरीर अभी भी अछूता है। उसके लिए इसे नकली बनाना असंभव है। इसके अलावा रेड के शरीर में एक अद्वितीय ऊर्जा दबी हुई है जो उसके शरीर के सक्रिय होने के बाद उत्पन्न हुई इच्छा होनी चाहिए। उन्होंने हमेशा सोचा था कि केवल एक पुरुष के साथ सेक्स करने से ही वे अलूरिंग बॉडी को सक्रिय कर सकती हैं। एरा को उम्मीद नहीं थी कि यह फैंटेसी में सक्रिय हो जाएगा। किसी भी मामले में उसका अलूरिंग बॉडी वास्तव में सक्रिय हो गया था। इसलिए उनकी योजना बाधित हो गई थी। हालांकि ये रेड की गलती नहीं थी और एरा उसे किसी भी चीज के लिए दोष नहीं दे सकती थी। मामले की सच्चाई जानने के बाद भी एरा के दिल का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। चारों बहनें इतने सालों से तैयारी कर रही थीं और वे आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी थीं। जब वे सफल होने वाली थीं तब ये दुर्घटना हो गई। अगर एरा अपना गुस्सा रेड पर नहीं निकाल सकती थी तो वह केवल अपराधी को ढूंढ सकती थी, वह पुरुष जिसने फैंटेसी में रेड के अलूरिंग बॉडी को सक्रिय किया था। एरा को उसे ढूंढना और मारना था। रेड, तुम्हें फैंटेसी में कहाँ खींचा गया था? और वह पुरुष कौन है? एरा ने अपने दिल के गुस्से को दबाते हुए पूछा। मास्टर, मुझे पता है कि यह कहाँ हुआ था। मैं उस जगह को अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि दूसरी पार्टी कौन है। मैं शुरू से अंत तक दूसरी पार्टी द्वारा नियंत्रित थी। मेरे पास विरोध करने की शक्ति भी नहीं थी, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी। सेलेस्ट ने सिर हिलाया और कड़वाहट से कहा। एरा को इस पर विश्वास करने में संघर्ष करना पड़ा। दूसरे व्यक्ति का चेहरा न देखने का क्या फायदा, लेकिन केवल स्थान याद रखने का। भले ही वे अभी वहां पहुंच जाएं, वह पुरुष जा चुका होगा। यदि वह फैंटेसी में रेड को आसानी से नियंत्रित करने में सक्षम है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिद्वंद्वी की माइंड पावर बहुत मजबूत है। एरा को कुछ संदेह था। क्या ये स्टार किंगडम का कोई पार्शल सेंट या सेंट भी हो सकता है? दूसरी पार्टी लंबे समय से रेड की जासूसी कर रही होगी। अध्याय 1472। उसने स्थिति का फायदा उठाया और तब कार्य किया जब रेड इस बार एक मिशन पर बाहर गई थी। जहां तक बात है कि उसने सीधे तौर पर ऐसा क्यों नहीं किया, ये निश्चित रूप से इसलिए होना चाहिए क्योंकि वह सबूत छोड़ने और भविष्य में इरिडेसेंट सेक्ट के प्रतिशोध का सामना करने से डरता था। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा उतना ही एरा को लगा कि यह बहुत संभव था। अन्यथा सेलेस्ट के लिए एक मिड या लो लेवल सिविलाइजेशन में पार्शल सेंट या उससे ऊपर के किसी व्यक्ति से मिलना कैसे संभव हो सकता था। हालांकि वर्तमान स्थिति एरा जैसे सेंट को कुछ असहज कर रही थी। उसकी योजनाएं जो उसने कई वर्षों तक तैयार की थीं, नष्ट हो जाएंगी। मुख्य बात यह थी कि उन्होंने अभी तक भड़काने वाले को नहीं ढूंढा था, इसलिए उसके लिए अपना गुस्सा निकालने की कोई जगह नहीं थी। ठीक है, मैं समझ गई। रेड, तुम थक गई होगी, इसलिए तुम्हें अच्छी तरह आराम करना चाहिए, एरा ने थके हुए स्वर में कहा। सेलेस्ट देख सकती थी कि उसकी टीचर अच्छे मूड में नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी पूछा, मास्टर, मेरा शरीर अब एक बहुत मजबूत इच्छा को दबा रहा है, क्या इसे हल किया जा सकता है? वापस जाने के बाद हमें धीरे धीरे इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। यूनिवर्स में बहुत कम अलूरिंग बॉडी हैं और तुम्हारे पूर्वजों द्वारा कोई अनुभव नहीं छोड़ा गया है। इसलिए हमें खुद इस मामले का पता लगाने की जरूरत है। ठीक है, जब हम वापस जाएंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। मैं अब जा रही हूँ। एरा बोलने के बाद मुड़ी, वह 4 डायमेंशनल स्पेस को चीरने और जाने वाली थी।
उसे वापस जाकर अन्य 3 बहनों को खबर देनी थी ताकि वे चर्चा कर सके कि आगे क्या करना है। इस क्षण सेलेस्ट ने अचानक उसे रोका और कहा, मास्टर रुकिए। क्या कुछ और है? एरा ने मुड़कर पूछा। हाँ मास्टर, जब मैं एक मिशन पर थी तो मुझे एक लो लेवल सिविलाइजेशन में मेरे जैसी ही काया वाली एक महिला मिली और अब मैंने उसे अपनी डिसाइपल के रूप में स्वीकार कर लिया है, सेलेस्ट ने कहा। एरा पहले तो थोड़ा अप्रभावित थी, लेकिन बाद में उसने सोचा, रेड जैसी ही काया वाली महिला, क्या वह एक अलूरिंग बॉडी नहीं है? तुमने क्या कहा? तुम्हें एक और अलूरिंग बॉडी मिला? एरा ने थोड़े घबराए हुए स्वर में पूछा। हाँ मास्टर, सेलेस्ट ने सकारात्मक उत्तर दिया। क्या वह अभी भी बरकरार है या सक्रिय हो गई है? वह अभी भी बरकरार है। वह अभी कहाँ है? वह दूसरे कमरे में है। उसे यहाँ बुलाओ और मुझे देखने दो। ठीक है मास्टर। सेलेस्ट को ये कहते हुए सुनने के बाद कि उसे एक और अलूरिंग बॉडी मिला है, एरा का उत्साह तुरंत बढ़ गया। हालांकि रेड का अलूरिंग बॉडी सक्रिय हो गया था, लेकिन अगर वे एक और बरकरार अलूरिंग बॉडी पा सकें तो उनकी योजना जारी रह सकती थी। भले ही दूसरी पार्टी की वर्तमान ताकत कम थी, जब तक वह बरकरार थी, इरिडेसेंट सेक्ट के प्रचुर संसाधनों और 4 सेंट्स के मार्गदर्शन की मदद से उसकी ताकत तेजी से बढ़ेगी। वह रेड से भी अधिक तेजी से सुधार कर सकती थी। आखिरकार उनके पास पहले से ही अनुभव था। एरा और उसकी बहनों ने इतने सालों तक योजना बनाई थी, इसलिए वे थोड़ा और इंतजार कर सकती थीं। लरेन अपने कमरे में अपनी आंखें बंद करके कल्टिवेशन पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। अचानक उसने अपने कान में अपनी मास्टर सेलेस्ट की आवाज़ सुनी। लोरी, तुरंत मेरे कमरे में आओ, कोई तुमसे मिलना चाहता है। जी मास्टर, अपनी आंखें खोलते हुए लरेन ने उत्तर दिया। हालांकि उसे इस बारे में संदेह था कि कौन उससे मिलना चाहेगा, लरेन ने इसके बारे में नहीं पूछा। उसे ऐसी चीज़ नहीं पूछनी चाहिए थी जिसे जानने का उसे कोई अधिकार नहीं था। ये वह मानक था जो उसने अपने लिए निर्धारित किया था। उसे पता चल जाएगा कि कौन उससे मिलना चाहता था जब वह वहां होगी। एकमात्र चीज़ जिसके बारे में वह निश्चित थी वह ये थी कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से वह नहीं था जिससे वह नॉर्मस टॉटस पर मिली थी। इसके अलावा उस व्यक्ति की स्थिति भी उच्च होनी चाहिए। लरेन को लगा कि उसकी मास्टर शायद उसका परिचय किसी बड़े व्यक्ति से कराने की कोशिश कर रही है। बोलने के बाद वह उठी, अपने कपड़े ठीक किए और फिर मास्टर सेलेस्ट के कमरे में चली गई। अध्याय 1473। खट खट खट। लरेन अपनी मास्टर सेलेस्ट के कमरे की ओर चली गई और दरवाजा खटखटाया। जल्द ही अंदर से सेलेस्ट की आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। लरेन ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चली गई। लाल कमरे में उसकी मास्टर सेलेस्ट के पास एक वृद्ध महिला थी। लरेन इस वृद्ध महिला से पहले कभी नहीं मिली थी। वह व्यक्ति कौन है? वह यहाँ कब आए? निश्चित रूप से वही होगी जो मुझसे मिलना चाहती थी। लरेन ने अटकलें लगाना शुरू कर दिया जब उसने देखा कि उसकी मास्टर इस वृद्ध महिला के सामने कितनी सम्मानजनक थी। इस व्यक्ति की स्थिति बहुत डरावनी होनी चाहिए। जिस क्षण से उसने दरवाजे में प्रवेश किया, लरेन ने ध्यान दिया कि वृद्ध महिला उसे घूर रही थी। वह ऐसी लग रही थी मानो वह लरेन के पार देखने की कोशिश कर रही हो। लरेन को भी ऐसी आक्रामक घूरने के नीचे थोड़ा असहज महसूस हुआ। तब केवल पुरुष ही उसे इस तरह देखते थे। इस बार वह एक वृद्ध महिला थी। लरेन ने खुद को संभाला, सेलेस्ट और एरा के पास गई और उन्हें क्रमशः झुककर प्रणाम किया। फिर उसने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया, प्रणाम मास्टर। प्रणाम सीनियर। पूरी प्रक्रिया के दौरान एरा ने अपनी निगाहें लरेन पर टिकाए रखीं। उसके चेहरे के भाव छंटते काले बादलों की तरह बदल गए, अंधेरे से उजाले की ओर। वह बहुत उदास थी जब उसे पता चला कि सेलेस्ट का अलूरिंग बॉडी सक्रिय हो गया था, लेकिन अब उसने आखिरकार एक मुस्कान बिखेरी। एरा लरेन के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा और उसकी आंखों से बता सकती थी। इस प्रकार वह लरेन की शारीरिक स्थिति को पहले से ही मोटे तौर पर समझ सकती थी। जैसा कि रेड ने कहा, यह वास्तव में एक बरकरार अलूरिंग बॉडी है, लेकिन मुझे अभी भी विशिष्ट स्थिति पर और पुष्टि की आवश्यकता है। हालांकि इसकी लगभग पुष्टि हो चुकी है। इससे एरा प्रसन्न हो गई। मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मूल रूप से मैंने सोचा था कि हमें अपनी योजनाओं को बदलना होगा क्योंकि रेड का अलूरिंग बॉडी सक्रिय हो गया था। आखिरकार यूनिवर्स में एक और अलूरिंग बॉडी ढूंढना बहुत कठिन है। अंतहीन इंतजार करने के बजाय हम योजना बदलने पर चर्चा कर सकते हैं। अनपेक्षित रूप से रेड एक और अलूरिंग बॉडी वापस लाई है जो पूरी तरह से बरकरार है। ये वास्तव में एक सुखद आश्चर्य है। हालांकि उसकी ताकत अभी भी बहुत कम है, लेकिन वह अपने शरीर के कारण प्रतिभाशाली होगी। जब तक हम उसे अच्छी तरह से विकसित करने के लिए थोड़ा ऊर्जा और कुछ संसाधन खर्च करते हैं, उसे पकड़ने में बहुत समय नहीं लगेगा। वह रेड से भी आगे निकल सकती है। लोरी, मैं तुम्हारा परिचय कराती हूँ। ये मेरी मास्टर एरा हैं और वह इरिडेसेंट सेक्ट की 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स में से एक भी हैं। सेलेस्ट ने वृद्ध महिला की ओर इशारा किया और उनका परिचय कराया। लरेन ने जब ये सुना तो वह दंग रह गई। लरेन ने अविश्वास में इस साधारण वृद्ध महिला की ओर देखा।
उसे उम्मीद नहीं थी कि यह महिला उसकी मास्टर की मास्टर होगी। लरेन पहले ही देख चुकी थी कि मास्टर सेलेस्ट कितनी शक्तिशाली थी। जब वे बीस्ट गैलेक्सी में थे तो उसकी आवाज़ दर्जनों इटर्नल्स को घुटनों के बल बैठने और दया की भीख मांगने के लिए डरा सकती थी। अध्याय 1474। उस स्थिति में सेलेस्ट की टीचर कितनी शक्तिशाली होगी। हालांकि लरेन अभी भी यूनिवर्स में युद्ध शक्ति के विभाजन के बारे में अनभिज्ञ थी, वह जानती थी कि अगर यह वृद्ध महिला इरिडेसेंट सेक्ट की 4 सबसे मजबूत रेप्यूटेबल एल्डर्स में से एक बन सकती है और अपनी मास्टर जैसी मजबूत महिला को पढ़ा सकती है, तो उसकी ताकत बिल्कुल भयानक होगी। लोरी आपका अभिवादन करती है, रेप्यूटेबल एल्डर। लरेन ने जल्दी से फिर से झुककर प्रणाम किया। क्या तुम्हारा नाम लोरी है? एरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी, रेप्यूटेबल एल्डर, मेरा पूरा नाम लरेन लववुड है। लरेन, बुरा नहीं है। कितना अच्छा नाम है। तुम अब से इरिडेसेंट सेक्ट का हिस्सा रहोगी। धन्यवाद, रेप्यूटेबल एल्डर, लरेन ने खुशी से कहा। हालांकि उसे सेलेस्ट को अपनी मास्टर के रूप में स्वीकार करने के बाद से ही इरिडेसेंट सेक्ट का सदस्य माना जाने लगा था, लेकिन वह इरिडेसेंट सेक्ट की रेप्यूटेबल एल्डर द्वारा पहचाने जाने पर बहुत खुश थी। रेड, तुमने कहा था कि तुमने लोरी को पहले ही अपनी डिसाइपल के रूप में स्वीकार कर लिया है ना? एरा ने सेलेस्ट की ओर देखते हुए पूछा। हाँ मास्टर, सेलेस्ट ने उत्तर दिया। तुम अभी वापस आए हो, इसलिए अभी तक तुम्हारा सेरेमनी और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है ना? सेलेस्ट ने सोचा कि मास्टर ऐसा सवाल क्यों पूछेगी। हालांकि उसने उत्तर दिया, नहीं, हम अभी मौखिक रूप से एक समझौते पर पहुंचे हैं। जब हम सेक्ट में लौटेंगे तो हम रजिस्ट्रेशन की तैयारी करेंगे। जहां तक सेरेमनी की बात है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब कुछ सरल रख सकते हैं। रेड, तुम्हारा अलूरिंग बॉडी सक्रिय हो गया है, जिसका अर्थ है कि तुम्हारा शारीरिक लाभ अब मौजूद नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि तुम्हारे शरीर की इच्छा हमेशा तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेगी। अब से तुम्हारी कल्टिवेशन यात्रा पहले की तरह सुचारू नहीं होगी और तुम ऐसी स्थिति में गिर सकती हो जहां तुम बिल्कुल भी प्रगति नहीं कर पाओगी। इसलिए तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। सेलेस्ट को यह सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसकी मास्टर एरा ने उससे एक से अधिक बार ऐसी बात कही थी। उसे दूसरों के लिए भावनाएं नहीं रखनी चाहिए और उसे कुंवारी रहना चाहिए ताकि वह अपने अलूरिंग बॉडी के फायदों का पूरा लाभ उठा सके। अन्यथा एक बार जब उसका अलूरिंग बॉडी सक्रिय हो जाता है तो वह चुने हुए व्यक्ति से एक साधारण व्यक्ति में बदल जाएगी। साहिल के साथ उसके पहले अकथनीय इंटरकॉर्स के बाद से जिसने उसके अलूरिंग बॉडी को सक्रिय किया था, सेलेस्ट जानती थी कि उसे एक कठिन भविष्य का सामना करना पड़ेगा। फिर भी उसने साहिल से नफरत नहीं की, क्योंकि साहिल ने इसे जानबूझकर नहीं किया था। वस्टा किंगडम के उन पुरुषों की तरह नहीं था जो उसके साथ सोना चाहते थे। इसके अलावा साहिल ने उसे इतनी माइंड पावर हासिल करने में मदद की थी। सेलेस्ट का मानना था कि भविष्य में उसके पास अभी भी इटर्नल रेल्म से आगे निकलने का एक बड़ा मौका है। मैं समझती हूँ और मैं इस तरह खत्म नहीं होना चाहती, लेकिन यह मेरे नियंत्रण से बाहर है। मुझे खेद है मास्टर, मैंने आपको विफल कर दिया है। मैंने पिछले कुछ वर्षों में आपके सभी सावधानीपूर्वक प्रशिक्षण को निराश किया है, सेलेस्ट ने धीमी आवाज में कहा। चूंकि उसने साहिल को एक रहस्य रखा था, इसलिए एरा को अपनी माइंड पावर के विकास के बारे में बताना असंभव था। अगर तुम मानसिक रूप से तैयार हो तो ठीक है। मुझे राहत मिली है। मुझे डर है कि तुम एक चुने हुए व्यक्ति से एक साधारण व्यक्ति के रूप में पतन को स्वीकार नहीं कर पाओगी। तुम मुझसे माफी मांगना बंद कर सकती हो, क्योंकि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसलिए तुम्हें दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। मैं इस घटना के भड़काने वाले को खोजने का रास्ता निकालूंगी। ये कहने के बाद एरा की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी और इसने सेलेस्ट को आश्चर्यचकित कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी टीचर भड़काने वाले साहिल को खोजें। उसकी टीचर अब गुस्से में थी, इसलिए वह केवल एक चाल से साहिल को मार सकती थी। सेलेस्ट ने जल्दी से झुककर धन्यवाद दिया। धन्यवाद मास्टर। लरेन एक तरफ खड़ी थी, थोड़ा भ्रमित। हालांकि उसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण खोजा। उसकी मास्टर कभी प्रतिभाओं में प्रतिभा हुआ करती थी, लेकिन अपने अलूरिंग बॉडी के कारण उसे एक साधारण व्यक्ति बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। लरेन को याद आया कि मास्टर सेलेस्ट ने उसे बताया था कि उन दोनों की शारीरिक बनावट एक जैसी है और उन दोनों के पास अलूरिंग बॉडी है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि अलूरिंग बॉडी एक बहुत ही शक्तिशाली काया है जो मालिक को प्रतिभाओं में प्रतिभा बना सकती है? लेकिन शर्त यह है कि इसे सक्रिय नहीं किया जा सकता। एक बार सक्रिय होने के बाद मालिक तुरंत एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से एक साधारण व्यक्ति में बदल जाएगा। ये उन दोनों के बीच बातचीत के आधार पर लरेन के केवल अनुमान थे। उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना था और उसे अभी भी भविष्य में विशिष्ट स्थिति को धीरे धीरे समझने की आवश्यकता थी। अध्याय 1475। रेड, हालांकि भविष्य में तुम्हें जिस स्थिति का सामना करना पड़ेगा वह अवांछनीय है, लेकिन तुमने पिछले कुछ वर्षों में एक ठोस आधार बनाया है। यदि तुम कड़ी मेहनत करती हो तो तुम्हारे पास अभी भी एक मौका हो सकता है। इरिडेसेंट सेक्ट भी अपनी पूरी शक्ति के साथ तुम्हारी मदद करेगा। खुद पर विश्वास रखो। एरा ने सेलेस्ट को प्रेरणा दी।
धन्यवाद मास्टर। भले ही मैं अपना शारीरिक लाभ खो दूं, मैं अपने प्रयासों को दोगुना कर दूंगी और परिश्रम के साथ कमी को पूरा करने का प्रयास करूंगी। मैं आपको निराश नहीं करूंगी, सेलेस्ट ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। चूंकि ऐसा है, तुम्हें भविष्य में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। लोरी के बारे में चिंता मत करो। यह अच्छा है कि तुमने अभी तक आधिकारिक तौर पर उसे अपनी डिसाइपल के रूप में नहीं लिया है। उसे पढ़ाना तुम्हारा बहुत समय लेगा और तुम्हारे भविष्य के विकास को प्रभावित करेगा। इसे हम पर छोड़ दो, हम चारों को उसे पढ़ाने दो। चूंकि हमारे पास तुम्हें पालने पोसने का अनुभव है, मेरा मानना है कि लोरी को हमसे आगे निकलने और इरिडेसेंट सेक्ट का स्तंभ बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, एरा ने धीरे से कहा। उसने पहले जो कुछ भी कहा था वह सब इस मामले के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए था। यदि सेलेस्ट लरेन को पढ़ाती तो किसी को नहीं पता था कि उसके लिए इटर्नल रेल्म को पार करना और सेंट बनना कब संभव होगा। एरा और उसकी बहनें अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थीं। इस बार घाटी के विशाल संसाधनों के साथ 4 लोगों के संयोजन के साथ लरेन तेजी से सुधार करने में सक्षम होगी। एरा ने जो कहा उसे सुनकर सेलेस्ट को कुछ महसूस नहीं हुआ। उसे लगा कि उसकी टीचर सही थी। भविष्य में उसे कड़ी मेहनत करनी होगी और जितनी जल्दी हो सके पीक इटर्नल रेल्म तक पहुंचने का प्रयास करना होगा और फिर साहिल से अपनी माइंड पावर को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए कहना होगा ताकि वह पार्शियल सेंट रेल्म तक सुधार कर सके। यदि वह लरेन को अपनी डिसाइपल के रूप में स्वीकार करती तो वह उसके प्रति उत्तरदायी होती। सेलेस्ट को लरेन को पढ़ाने के लिए भी बहुत समय की आवश्यकता होगी। यदि ऐसा होता तो उसके पास खुद को प्रशिक्षित करने के लिए बहुत समय नहीं होता। ये ठीक होता अगर उसका अलूरिंग बॉडी सक्रिय नहीं होता। उसके पास अभी भी अपनी काया में एक लाभ था, लेकिन अब नहीं। उसे कल्टिवेशन पर अधिक समय बिताना था। अभी के लिए वास्तव में लरेन को एरा को सौंपना ही सबसे अच्छा विकल्प था। एरा और उसकी बहनों के पास अनुभव था। वे निश्चित रूप से लोरी को इरिडेसेंट सेक्ट की एक और महत्वपूर्ण हस्ती बनने के लिए प्रशिक्षित करेंगी। मास्टर, आप सही हैं। मैं वास्तव में अब लोरी को पढ़ाने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं हूं और मेरे पास इतनी ऊर्जा नहीं है, इसलिए मैं केवल लोरी को आपको सौंप सकती हूं। सेलेस्ट ने एरा के सुझाव को शांति से स्वीकार कर लिया। हालांकि एक अन्य व्यक्ति का दिल तेजी से धड़क रहा था और ये लरेन थी। वह सेलेस्ट जैसी शक्तिशाली महिला की डिसाइपल बनकर पहले से ही खुद को भाग्यशाली महसूस कर रही थी। जब वह अर्थ पर थी तो वह इतनी उत्साहित थी कि वह कई दिनों और रातों तक सो नहीं सकी। उस बातचीत से, क्या मैं सेलेस्ट की टीचर की डिसाइपल बनने जा रही हूं? लरेन अभी भी नहीं समझ पा रही थी कि यह वृद्ध महिला एरा कितनी मजबूत थी, लेकिन वह निश्चित रूप से सेलेस्ट से अधिक मजबूत थी। इसके अलावा वह इरिडेसेंट सेक्ट की 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स में से एक थी। दूसरे शब्दों में, अब से उसकी मास्टर इरिडेसेंट सेक्ट के 4 सबसे मजबूत लोगों में से एक होगी। क्या इसका मतलब यह है कि मैं इरिडेसेंट सेक्ट में जो चाहूं वह कर सकूंगी? लरेन उत्साह से लथपथ थी और इस आश्चर्य से वह दंग रह गई। मैं लोरी को तुमसे अलग रास्ता दिलाने जा रही हूं। हम रेप्यूटेबल एल्डर्स उसे अपनी डिसाइपल के रूप में लेंगे। हम उसे पढ़ाने के लिए अपनी ताकतें जुटाएंगे ताकि वह जल्द से जल्द स्वतंत्र हो सके, एरा ने सेलेस्ट से कहा। 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स उसे एक ही समय में पढ़ाएंगे। सेलेस्ट चौंक गई। उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया गया था। इरिडेसेंट सेक्ट के विकास के बाद से यह निश्चित रूप से पहली बार था। यदि लरेन वास्तव में एक ही समय में 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स की डिसाइपल बन जाती है तो उसकी स्थिति इतनी ऊंची होगी कि सेक्ट की हेड भी उसे दबाने में सक्षम नहीं हो सकती है। सेलेस्ट खुद को लरेन पर ईर्ष्यालु निगाहें डालने से नहीं रोक सकी। एक लो लेवल सिविलाइजेशन की यह छोटी लड़की कितनी भाग्यशाली है। हाँ, वह हम चारों की एक ही समय में डिसाइपल होगी और हम उसे पढ़ाएंगे, एरा ने पुष्टि की। एक और प्रिय डिसाइपल प्राप्त करने पर बधाई, मास्टर। मेरा मानना है कि लोरी भविष्य में मेरी तरह आपकी अपेक्षाओं को निराश नहीं करेगी और वह निश्चित रूप से मुझसे आगे निकल जाएगी। रेड, तुम भी ढील नहीं दे सकती। जितनी जल्दी हो सके इटर्नल रेल्म को पार करने का प्रयास करो। अध्याय 1476। जी मास्टर, मैं समझती हूँ। एरा ने अपने शरीर को थोड़ा समायोजित किया। फिर उसने लरेन की ओर रुख किया और पूछा, लोरी, क्या तुम चाहोगी कि हम चारों तुम्हारे टीचर्स बने? लोरी आपका अभिवादन करती है, मास्टर। लरेन सीधे घुटनों के बल बैठ गई और एरा को कई बार दंडवत प्रणाम किया। थप थप थप, उसका माथा फर्श से टकराया जिससे तेज आवाजें आईं। यह इतना बड़ा अवसर था। लरेन मूर्ख नहीं थी तो वह इस मौके को कैसे चूक सकती थी। एरा ने इसे शांति से स्वीकार कर लिया। एक बार जब वे सेक्ट में लौट आए तो लरेन को औपचारिक रूप से अपनी डिसाइपल बनाने के समारोह का दंडवत प्रणाम एक हिस्सा थे। ठीक है, हाँ, मुझे, एरा को आखिरकार एक और डिसाइपल मिल गई है जिस पर मुझे गर्व है। लोरी, तुम्हें उठ जाना चाहिए। तुम ऐसा दोबारा तब कर सकती हो जब हम सेक्ट में सेरेमनी कर रहे होंगे, एरा ने खुशी खुशी कहा। धन्यवाद, मास्टर। लरेन बोलने के बाद खड़ी हो गई। बधाई हो, लोरी, एक तरफ खड़ी सेलेस्ट ने कहा।
धन्यवाद सेलेस्ट, कृपया भविष्य में मेरा ख्याल रखना, लरेन ने भी विनम्रता से उत्तर दिया। तुम बहुत विनम्र हो, शायद मुझे भविष्य में तुम्हारा ख्याल रखने की जरूरत पड़े। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब मैं तुम्हारी मदद मांगूंगी तो तुम मुझे नज़रअंदाज नहीं करोगी। सेलेस्ट, तुम क्या बात कर रही हो? अगर मैं तुमसे नहीं मिलती तो मैं आज जहां हूं वहां कैसे पहुंचती? जब तक तुम्हें मेरी ज़रूरत है बस पूछो, और जब तक यह मेरी शक्ति में है मैं कभी मना नहीं करूंगी। दोनों ने कुछ शिष्टाचार का आदान प्रदान किया। जहां तक बात है कि कौन सा वाक्य सही था या गलत, ये तो समय ही बताएगा। उन्होंने अभी तक कोई सेरेमनी नहीं की थी। एक बार जब वे सेरेमनी कर लेंगे तो लरेन सफलतापूर्वक 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स की डिसाइपल बन जाएगी। वह इरिडेसेंट सेक्ट के 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स के अधीन पहली व्यक्ति होगी। उसकी स्थिति हेड ऑफ सेक्ट नोवा से भी आगे निकल जाएगी। बेशक केवल उसकी स्थिति नोवा से आगे निकल गई। इरिडेसेंट सेक्ट में अधिकार के मामले में जब तक वह हेड थी, नोवा अभी भी 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स के बाद सबसे अधिक शक्ति वाली व्यक्ति होगी। जब उसे लगा कि समय लगभग समाप्त हो गया है तो एरा ने कहा, रेड, मैं लोरी के साथ पहले निकलूंगी। अपना समय लो और सड़क पर सावधान रहो। जी मास्टर, सेलेस्ट ने सम्मानपूर्वक कहा। लोरी, चलो चलें। जी मास्टर। एरा ने लरेन को लिया और 4 डायमेंशनल स्पेस को चीरने के बाद उसने 5th डायमेंशनल स्पेस में प्रवेश किया। यह अंत नहीं था, उसने फिर 5th डायमेंशनल स्पेस को चीर दिया और 6th डायमेंशनल स्पेस में प्रवेश किया। उसके बाद उसने 6th डायमेंशनल स्पेस को चीर दिया और 7th डायमेंशनल स्पेस में चली गई। सेलेस्ट कमरे में खड़ी रही, अपनी टीचर को लरेन के साथ जाते हुए देखती रही जब तक कि स्पेस की दरार बंद नहीं हो गई। थोड़ी देर बाद ये पुष्टि होने पर कि दूसरी पार्टी चली गई है, सेलेस्ट ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि उसकी टीचर उसे और साहिल के बीच के मामले का पता लगा लेगी। परिणाम अकल्पनीय होते। सेलेस्ट को हमेशा महसूस होता था कि उसकी डिसाइपल का अचानक उसकी मास्टर की जूनियर बनने में कुछ गलत था। हालांकि वह इस पर अपनी उंगली नहीं रख सकी। वैसे भी इरिडेसेंट सेक्ट के 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स एक डिसाइपल को पढ़ाने के लिए एकजुट हो रहे थे और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। एक लो लेवल सिविलाइजेशन के एक बच्चे ने इरिडेसेंट सेक्ट के 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स की डिसाइपल बनने के लिए रैंकों को ऊपर उठाया था। ये किस्मत के झटके से एक साधारण लड़की के भाग्य में धन आने के बराबर था। लरेन का इतना उल्कापिंड जैसा उत्थान हुआ था। सेलेस्ट को भी इस समय लरेन के अविश्वसनीय भाग्य पर विलाप करना पड़ा। अध्याय 1477। एरा लरेन को लेकर चली गई। अनॉमस टॉर्टस पर सेलेस्ट और लरेन को छोड़कर किसी ने भी उसके आने जाने पर ध्यान नहीं दिया था। यदि साहिल अपनी माइंड पावर फैलाता तो वह निश्चित रूप से एरा को महसूस करने में सक्षम होता। हालांकि वे अब स्टार किंगडम में थे और सेलेस्ट ने उसे बताया था कि माइंड पावर एक ऐसी चीज है जिसे केवल सॉवरन रैंकर्स ही विकसित कर सकते हैं और यह इटर्नल रेल्म को पार करने के लिए भी आवश्यक था। साहिल की वर्तमान ताकत सिर्फ एक बिगिनर रूलर रैंक थी, इसलिए वह किसी के सामने अपनी माइंड पावर को उजागर नहीं कर सकता था। उसे तब तक लो प्रोफाइल बनाए रखना चाहिए जब तक आवश्यक न हो। स्टार किंगडम किसी और की तरह नहीं था। बीस्ट गैलेक्सी जैसी लेवल 5 सिविलाइजेशंस ने केवल माइंड पावर के बारे में सुना था लेकिन इसे कभी देखा भी नहीं था। इसलिए साहिल ने इसका कितना भी उपयोग किया हो उसका पता नहीं चल पाया। हालांकि स्टार किंगडम अलग था। यहाँ बहुत सारे शक्तिशाली लोग थे। एक बार जब साहिल ने अपनी माइंड पावर को उजागर कर दिया तो यह निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करेगा और फिर वे साहिल की माइंड पावर को विकसित करने की विधि का पता लगाने की कोशिश करेंगे। यदि उन्हें वह उत्तर नहीं मिला जो वे चाहते थे तो वे निश्चित रूप से बल का प्रयोग करेंगे। साहिल स्टार किंगडम में पर्याप्त मजबूत नहीं था और बहुत से लोग उसे पछाड़ सकते थे। हालांकि यह ठीक था क्योंकि साहिल को लो प्रोफाइल रखना पसंद था। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था जिसे दिखावा करना पसंद हो। इस प्रकार जिस क्षण से एनॉमस टॉर्टस ने स्टार किंगडम में प्रवेश किया, साहिल ने अपनी माइंड पावर को छुपा लिया। सौभाग्य से सेलेस्ट ने जो कहा उसने साहिल को सतर्क कर दिया। अन्यथा यदि उसने अभी माइंड पावर का थोड़ा सा भी अंश दिखाया होता तो उसे सेंट एरा द्वारा खोज लिया जाता। फिर इस मामले का विकास उनके नियंत्रण से बाहर होता। एरा निश्चित रूप से साहिल को लरेन की तरह ही ले जाती। हालांकि उन दोनों के लिए इंतजार कर रहा व्यवहार पूरी तरह से अलग होता। लरेन इरिडेसेंट सेक्ट के 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स की पर्सनल डिसाइपल बन जाती, उसकी स्थिति आसमान छू जाती और वह गरीबी से अमीरी की ओर चली जाती। अब से उसे स्टार किंगडम में भी नंबर 1 माना जा सकता था। वह इस वर्ष की इरिडेसेंट सेक्ट की 7 हाई प्रीस्टेसेस की हेड भी होगी। इसके विपरीत साहिल से उसकी माइंड पावर के स्रोत और कल्टिवेशन की विधि के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से पूछताछ की जाती। यदि वह सेंट एरा को संतुष्ट करने के लिए कुछ बना सकता तो वह ठीक होता। यदि वह नहीं कर पाता तो साहिल को तब तक विभिन्न अमानवीय यातना विधियों का सामना करना पड़ सकता था जब तक कि वह अपनी माइंड पावर के स्रोत को स्वीकार नहीं कर लेता। इसलिए एरा के लरेन के साथ जाने के बाद सेलेस्ट को गहरी राहत मिली।
वह डरी हुई थी कि उसकी टीचर साहिल को खोज लेगी। उस समय उसके लिए बीच में फंसना कठिन होता। भले ही वह साहिल की मदद करना चाहती, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। एरा के जाने के बाद सेलेस्ट थोड़ी देर वहां खड़ी रही। फिर उसने साहिल को एक वॉइस मैसेज भेजा जिसमें उसे आने के लिए कहा गया क्योंकि उसे कुछ बताना था। वह साहिल को फिर से चेतावनी देने की तैयारी कर रही थी। उसे लो प्रोफाइल बनाए रखना था और इस तथ्य को कभी उजागर नहीं करना था कि उसके पास माइंड पावर है। स्टार किंगडम एक डरावनी जगह थी। भले ही वह एक सॉवरन रैंकर थी, उसने जो सीखा वह केवल सही था। जब साहिल अभी भी अपने कमरे में अपनी अगली योजना के बारे में सोच रहा था, उसने सेलेस्ट की आवाज़ सुनी। साहिल, बाहर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ठीक है सेलेस्ट, एक पल रुको, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। अध्याय 1478। साहिल के बोलना खत्म करने के बाद वह उठा और बाहर चला गया। जब वह पहुंचा, सेलेस्ट पहले से ही वहां बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। सेलेस्ट, साहिल ने पुकारा। बैठो। सेलेस्ट ने साहिल पर एक नज़र डाली और बिना किसी भाव के कहा। साहिल आगे बढ़ा और सेलेस्ट के सामने बैठ गया। उसने अपने सामने सेलेस्ट की ओर देखा और वह अभी फैंटेसी के दृश्य के बारे में और उस समय सेलेस्ट कितनी पागल थी, इसके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। क्या वह वही व्यक्ति है जो वह अभी है? सेलेस्ट, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बैठने के बाद साहिल ने पूछा। साहिल, मेरी मास्टर अभी यहाँ आई थी, सेलेस्ट ने कहा। तुम्हारी मास्टर? हाँ, मेरी मास्टर इरिडेसेंट सेक्ट की 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स में से एक हैं। वह एक ऐसी शक्ति भी है जिनकी ताकत इटर्नल रेल्म को पार कर चुकी है और सेंट रेल्म तक पहुंच गई है। वह स्टार किंगडम में भी अजेय हैं। इटर्नल रेल्म को पार कर लिया। सेंट रेल्म। साहिल को भी यूनिवर्स में युद्ध शक्ति के विभाजन के बारे में बहुत कुछ पता नहीं था। वह केवल इतना जानता था कि वह अब इटर्नल रेल्म में एक बिगिनर रूलर रैंकर था। इटर्नल रेल्म, यूनिवर्स रेल्म और स्टार रेल्म की तरह इसमें भी 3 रैंक शामिल थे। रूलर रैंक के बाद इमॉर्टल रैंक और सॉवरन रैंकर था और सेलेस्ट एक सॉवरन रैंकर थी। सेलेस्ट ने अभी जो कहा उसके अनुसार सेंट रेल्म इटर्नल रेल्म के बाद आना चाहिए। उसकी टीचर इरिडेसेंट सेक्ट की रेप्यूटेबल एल्डर इसी रेल्म में थी। साहिल को जो बात हैरान कर रही थी वह ये थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका उससे क्या लेना देना है। उसके मन में सेंट्स के लिए न तो कोई डर था और न ही सम्मान, क्योंकि साहिल को लगा कि उसे इस स्तर तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 99% लोगों को इटर्नल रेल्म से सेंट रेल्म में प्रगति करने से रोक दिया जाएगा, लेकिन यह उसे नहीं रोकेगा। जब तक उसके पास पर्याप्त लैविश पॉइंट्स थे, साहिल आसानी से इस अंतर को पार सकता था जिसे दूसरे पार नहीं कर सकते थे। सेलेस्ट, तुम्हारी मास्टर तुम्हारे लिए यहाँ आई थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसका मुझसे कोई लेना देना है ना? साहिल ने हैरान होकर पूछा। इसका वास्तव में तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुम्हें इस बार फिर से चेतावनी देने के लिए यहाँ बुलाया है। तुम्हें स्टार किंगडम में अपनी माइंड पावर को उजागर नहीं करना चाहिए। भले ही तुम्हें करना पड़े, तुम्हें भविष्य की परेशानियों का ख्याल रखना चाहिए, अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे। सेलेस्ट ने गंभीरता से कहा। मैं समझ गया, धन्यवाद सेलेस्ट, साहिल ने कहा। वह जानता था कि सेलेस्ट यह उसके अपने भले के लिए कर रही थी। नहीं, तुम नहीं समझते साहिल, माइंड पावर न केवल उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो इटर्नल रेल्म को तोड़ने वाले हैं, बल्कि यह सेंट्स के लिए भी सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक बार जब तुम अपनी माइंड पावर को प्रकट कर देते हो और सभी को पता चल जाता है कि तुमने बिगिनर रूलर रैंकर के रूप में इतनी शक्तिशाली माइंड पावर रखकर नियमों को तोड़ दिया है, तो तुम्हें पूरे स्टार किंगडम की दंडात्मक जांच का सामना करना पड़ेगा। वे तुमसे माइंड पावर विकसित करने की विधि सौंपने की मांग करेंगे। क्या यह इतना गंभीर है? साहिल ने आश्चर्य से पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अगर उसने अपनी माइंड पावर को उजागर किया तो पूरे स्टार किंगडम द्वारा उस पर हमला किया जाएगा। ये बहुत गंभीर था। मुख्य बात यह थी कि उसके पास माइंड पावर विकसित करने की कोई विधि नहीं थी। उसे यह सिस्टम से मिला था। अगर उस पर वास्तव में हमला हुआ तो वह उन्हें क्या सौंपेगा? लगता है कि मुझे अभी भी लोकी रहने की जरूरत है। कम से कम मैं सॉवरन रैंक तक पहुंचने से पहले अपनी माइंड पावर को उजागर नहीं कर सकता। मेरे सॉवरन रैंकर बनने के बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही दूसरों को तब पता चल जाए, ये बहुत अजीब नहीं होगा। आखिरकार अधिकांश सॉवरन रैंकर्स के पास माइंड पावर होगी और यह बस इस बात पर निर्भर करता है कि उनके पास कितनी है। चूंकि मेरे पास अधिक है, मैं बस इतना कह दूंगा कि मैं प्रतिभाशाली हूं। ये स्पष्टीकरण काफी अच्छा होगा। यह इससे भी अधिक गंभीर होने वाला है क्योंकि कल्टिवेशन के बाद के चरणों में माइंड पावर बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी सेंट्स इस पर बहुत ध्यान देंगे, सेलेस्ट ने दृढ़ता से कहा। मैं समझता हूँ। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। आज से जब तक मुझे जीवन मृत्यु के संकट का सामना न करना पड़े या मैं सॉवरन रैंक तक न पहुंच जाऊं, मैं अपनी माइंड पावर को फिर से प्रकट नहीं करूंगा। साहिल ने अपनी सच्ची कृतज्ञता व्यक्त की। इस क्षण सेलेस्ट के प्रति साहिल का दृष्टिकोण एक और स्तर तक बढ़ गया था।
माइंड पावर उन शक्तिशाली लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी जो सॉवरन रैंक या उससे ऊपर थे, लेकिन सेलेस्ट ने कभी भी मिल्की वे में साहिल को निशाना नहीं बनाया जब उसने पाया कि वह, जिसने अभी अभी इटर्नल रेल्म में कदम रखा था, इतनी शक्तिशाली माइंड पावर रखता था। अब भी उसने साहिल से कभी नहीं पूछा कि उसने अपनी माइंड पावर कैसे बढ़ाई। इसमें बहुत इच्छा शक्ति लगेगी। अध्याय 1479। यह अच्छा है साहिल, भविष्य में तुम्हें स्टार किंगडम में लो प्रोफाइल बनाए रखना चाहिए। स्टार किंगडम मिल्की वे की तरह नहीं है। तुम वहां सबसे मजबूत हो, इसलिए अंतिम निर्णय तुम्हारा होता है। तुम्हें दूसरों पर हावी होने और आदेश देने की आदत हो गई होगी, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे कहीं अधिक मजबूत हैं और बाहर का नज़ारा डरावना है। यहाँ तक कि मैंने जो सीखा है वह तो बस हिमशैल का सिरा है। यदि तुम स्टार किंगडम में पैर जमाना चाहते हो तो तुम्हें जितनी जल्दी हो सके इटर्नल रेल्म को पार करने और सेंट रेल्म तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, सेलेस्ट ने ईमानदारी से समझाया। उसे डर था कि साहिल स्टार किंगडम को मिल्की वे की तरह समझेगा। यदि ऐसा हुआ तो वह संभवतः बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। ये वह परिणाम था जिसे सेलेस्ट देखना नहीं चाहती थी। जब वे इरिडेसेंट सेक्ट लौटेंगे तो सेलेस्ट के अपने मामले होंगे और उसके लिए हर समय साहिल के पीछे चलना और उसकी रक्षा करना असंभव होगा। हालांकि साहिल मूर्ख नहीं था और वह जानता था कि इसका क्या मतलब है, फिर भी उसे चेतावनी देना बेहतर था। सेलेस्ट के ईमानदार शब्दों से साहिल बहुत प्रभावित हुआ। धन्यवाद सेलेस्ट, मुझे धन्यवाद देना बंद करो, मुझे ये सुनना पसंद नहीं है। सेलेस्ट ने थोड़ा दुखी होकर माथा सिकोड़ा। साहिल उसे धन्यवाद देता रहा। वह निस्संदेह दोनों के बीच की दूरी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो मैं तुम्हें धन्यवाद देना बंद कर दूंगा। यदि तुम्हें भविष्य में मेरी ज़रूरत हो तो बस मुझे बताना। जब तक यह मेरी शक्ति में है मैं मना नहीं करूंगा। ये हुई ना बात। साहिल, यदि तुम स्टार मैंशन में शामिल नहीं होना चाहते हो तो यदि तुम्हें स्टार किंगडम में किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो तुम मुझे खोजने के लिए इरिडेसेंट सेक्ट में आ सकते हो या तुम मुझसे सीधे संपर्क भी कर सकते हो। जब तक कोई सेंट्स शामिल नहीं है मैं तब तक इसे संभाल सकती हूँ। ठीक है, चूंकि आपने ऐसा कहा है मैं आपको भविष्य में परेशान कर सकता हूँ, साहिल ने मुस्कुराहट के साथ कहा। वैसे साहिल, एक और बात है जो मैं तुम्हें बताना भूल गई, सेलेस्ट ने अचानक कहा। वह क्या है? ये लिरेन के बारे में है जो तुम सबके साथ अर्थ से आई थी। मूल रूप से मैं उसे अपनी डिसाइपल के रूप में स्वीकार करना चाहती थी, लेकिन किसी कारण से मेरी मास्टर ने उसे इसके बजाय ले लिया। अब वह मेरी जूनियर है और वह मेरी मास्टर के साथ चली गई है। क्या लिरेन तुम्हारी जूनियर बन गई है? साहिल ने सदमे में पूछा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि लिरेन जैसी महिला इतनी भाग्यशाली होगी। जैसे ही वह स्टार किंगडम में आए उसे एक सेंट ले गया। वह गरीबी से अमीरी की ओर चली गई थी। वह अब सिर्फ मेरी जूनियर नहीं है। मास्टर ने कहा कि इरिडेसेंट सेक्ट के 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स उसे एक ही समय में अपनी डिसाइपल के रूप में स्वीकार करेंगे और उसे एक साथ पढ़ाएंगे। अब से इरिडेसेंट सेक्ट में लिरेन की स्थिति केवल 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स के बाद होगी। यहाँ तक कि हेड को भी उसे सम्मान दिखाना होगा। ये तो पागलपन है। साहिल की आंखें अविश्वास से फैल गईं। वह लिरेन से काफी परिचित था। लववुड परिवार कैपिटल सिटी में एक सेकेंड रेट कुलीन परिवार माना जाता था। जब वह बच्ची थी तब उसे द क्रम्स, एक गुप्त सेक्ट में लाया गया था। बाद में लववुड परिवार की स्थिति भी बढ़ गई क्योंकि सेक्ट गुप्तवास से बाहर आ गया। साहिल और लिरेन कई बार मिले थे। उसकी राय में वह एक ऐसी महिला थी जो अपने लुक से ध्यान आकर्षित करती थी। साहिल को उम्मीद नहीं थी कि अब जब वह स्टार किंगडम में थी तो उसे सफलता मिलेगी। 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स द्वारा लिरेन को पढ़ाने के साथ उसकी प्रतिभा और इरिडेसेंट सेक्ट के विशाल संसाधनों के साथ लिरेन जल्द ही पकड़ लेगी और वह भविष्य में स्टार किंगडम में नंबर 1 बनने के लिए नियत है। साहिल, मास्टर ऑफ द मिल्की वे, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो तो वह जल्द ही तुमसे आगे निकल जाएगी। साहिल पहले तो दंग रह गया और फिर धीरे धीरे होश में आया। उसने सेलेस्ट की बातों का उपहास उड़ाया। क्या तुम मजाक कर रही हो? मुझसे आगे निकल जाएगी? यदि डैडी कड़ी मेहनत करते हैं तो तुम्हारी टीचर भी कुछ नहीं होगी। लिरेन की तो बात ही छोड़ो। अध्याय 1480। सेंट रेल्म कुछ 100,000 लैविश पॉइंट से ज्यादा कुछ नहीं था। साहिल के पास दसियों खरब स्टार डॉलर्स खर्च करने के बाद वे होंगे। हालांकि साहिल ऐसा नहीं कहेगा। इसके अलावा उसने योजना नहीं बनाई थी कि दूसरों का ध्यान आकर्षित किए बिना चुपचाप दसियों खरब स्टार डॉलर्स कैसे खर्च किए जाएं। सेलेस्ट, चिंता मत करो, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। साहिल, तुम दोनों अर्थलिंग्स हो। जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स इरिडेसेंट सेक्ट में शामिल होंगी तो मौका मिलने पर तुम उनसे लिरेन के साथ अधिक संपर्क में रहने के लिए कह सकते हो। लिरेन के साथ अच्छे संबंध भविष्य में निश्चित रूप से उन्हें लाभान्वित करेंगे। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा, साहिल ने लापरवाही से कहा। लिरेन पहली नज़र में एक ठंडी महिला है और सेलेस्ट चाहती है कि मैं सीलिया और दूसरों से कहूं कि वे नम्रतापूर्वक लिरेन की चापलूसी करें।
असंभव। इसके अलावा क्या मेरे आसपास के लोगों को दूसरों की चापलूसी करने की जरूरत है? यह इसके विपरीत होना चाहिए। सेलेस्ट साहिल की खारिज करने वाली भावना और अहंकार को महसूस कर सकती थी। उसने केवल इतना सोचा कि साहिल खुद को विनम्र नहीं कर सकता क्योंकि वह मास्टर ऑफ द मिल्की वे था। ये समझ में आता था, यदि साहिल मिल्की वे में इटर्नल रेल्म को तोड़ने वाला पहला व्यक्ति बन सकता था तो संभवतः उसने लंबे समय तक मिल्की वे पर शासन किया होगा। उसके लिए उस महिला की चापलूसी करना कठिन होगा जो कभी महत्वहीन थी। वास्तव में सेलेस्ट थोड़ी जिज्ञासु थी। साहिल और लरेन दोनों अर्थ पर रहते हैं और वे एक दूसरे को जानते हैं। लरेन की आकृति और रूप आश्चर्यजनक है और उसके पास एक अलूरिंग बॉडी है जो पुरुषों की इच्छा को उत्तेजित कर सकता है। साहिल ने उसे क्यों नहीं लिया? उसकी गर्लफ्रेंड्स में केवल सलीना ही लरेन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है जबकि अन्य थोड़ी कमतर हैं। लेकिन शुक्र है कि साहिल ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में नहीं लिया, अन्यथा परिणाम विनाशकारी हो सकते थे। यह कोई बड़ी बात नहीं होगी यदि लरेन का अलूरिंग बॉडी सक्रिय हो गया होता, लेकिन क्या साहिल अलूरिंग बॉडी के प्रलोभन का सामना कर सकता था? यह एक प्रमुख मुद्दा है। वह निचोड़ा जा सकता था। मुझे आश्चर्य है कि उनमें से कौन अधिक धन्य है। दोनों एक ही छोटे ग्रह पर रहते हैं और उनकी अपनी स्थितियां शीर्ष पायदान पर हैं, लेकिन वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं हैं। ठीक है, तुम्हें भी वापस जाना चाहिए और अच्छी तरह आराम करना चाहिए। हम जल्द ही इरिडेसेंट सेक्ट पहुंचेंगे और तुम्हें यह भी विचार करना चाहिए कि तुम आगे क्या करना चाहते हो। ये तुम पर निर्भर है कि तुम स्टार मैंशन में शामिल होना चाहते हो या अपने दम पर रहना चाहते हो। सेलेस्ट, मुझे स्वतंत्र रहने की आदत है और मैं स्टार मैंशन में शामिल होकर प्रतिबंधित नहीं होना चाहता। मैं पहले खुद से रहना चाहता हूं और फिर अगर मैं इसे अकेले नहीं संभाल पाया तो स्टार मैंशन में शामिल हो जाऊंगा। तुम क्या सोचती हो? मुझे पता था कि तुम सिर्फ वैसे ही स्टार मैंशन में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे। यदि तुम मिल्की वे में पहले इटर्नल बन सकते थे तो तुम दूसरों पर निर्भर रहने के इच्छुक नहीं होते। लेकिन साहिल, मैं फिर भी तुम्हें बताना चाहती हूं कि स्टार किंगडम में अकेले अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल है। मुझे पता है सेलेस्ट, लेकिन मैंने पहले खुद कोशिश करने का फैसला किया है। चूंकि तुमने पहले ही अपना मन बना लिया है, इसलिए मैं तुम्हें अब मनाने की कोशिश नहीं करूंगी। मुझे अभी भी तुम्हें फिर से बताने की ज़रूरत है। अगर तुम्हें स्टार किंगडम में ऐसी किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ता है जिसे तुम हल नहीं कर सकते तो तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो। मैं इसे हल करने में तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। कृतज्ञ हृदय के साथ साहिल ने सेलेस्ट को विदाई दी। अनॉमस टॉर्टस 4 डायमेंशन में जारी रहा जो इरिडेसेंट सेक्ट की दिशा में बढ़ रहा था। अध्याय 1481। समय धीरे धीरे बीतता गया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि साहिल के दरवाजे पर दस्तक हुई। खट खट खट। साहिल उठा और उसने दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर अमाडी खड़ा था। साहिल अमाडी से पूछने ही वाला था कि क्या हुआ, लेकिन अमाडी उससे एक कदम आगे था। साहिल, मैं जल्द ही स्टार मैंशन वापस जा रहा हूं। अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैं तुम्हें स्टार कॉन्टिनेंट घुमाऊंगा और तुम्हारा परिचय स्टार मैंशन से कराऊंगा ताकि तुम्हें एहसास हो कि हमसे जुड़ना निश्चित रूप से तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प है। साहिल अचानक समझ गया, अमाडी स्टार मैंशन वापस जा रहा था। उसने सेलेस्ट को पहले इसका जिक्र करते सुना था, लेकिन साहिल की अभी स्टार मैंशन में शामिल होने की कोई योजना नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह स्टार कॉन्टिनेंट नहीं जाएगा। अमाडी, मुझे पहले सेलेस्ट के साथ इरिडेसेंट सेक्ट जाना है। सीलिया और अन्य लोगों के बस जाने के बाद ही मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। तुम्हें पहले वापस जाना चाहिए। मैं बाद में तुम्हारे पास आऊँगा। ठीक है, कोई बात नहीं। जब तुम अपने छोटे प्रेमियों को इरिडेसेंट सेक्ट में शामिल होते देख लो तो मुझे खोजने के लिए स्टार कॉन्टिनेंट आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अमाडी को भी लगा कि इस समय साहिल को अपने साथ चलने के लिए कहना स्पष्ट रूप से असंभव था। ठीक है, जब मैं उधर आऊंगा तो मैं तुमसे फिर से संपर्क करूंगा। जरूर साहिल, तुम्हें आना ही होगा, मुझे मत छोड़ना। अमाडी, चिंता मत करो। हम अभी भी वे भाई हैं जिन्होंने जीवन और मृत्यु का अनुभव किया है, चाहे मैं स्टार मैंशन में शामिल हूं या नहीं, और हमारा रिश्ता नहीं बदलेगा। तुमने जो कहा उसे सुनकर मुझे राहत मिली है। मैं पहले वापस जाता हूं और स्टार मैंशन में तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारी यात्रा सुरक्षित हो, अमाडी। अमाडी ने अपनी 4 मेड्स को लिया, अनॉमस टॉर्टस से अलग हुआ और स्टार कॉन्टिनेंट चला गया। इस बीच साहिल और अन्य लोग इरिडेसेंट कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ते रहे। इस दिन साहिल और अन्य लोग आराम कर रहे थे जब अचानक उन्होंने सेलेस्ट की आवाज़ सुनी। सब बाहर आ जाओ, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये सुनकर साहिल, सीलिया और अन्य लोग तुरंत कमरे से बाहर निकले और शानदार इमारत के बाहर चले गए। उनकी आंखों ने जो देखा वह अब 4 डायमेंशनल स्पेस का अंधेरा नहीं था, बल्कि उनके सिर के ऊपर एक नीला आकाश था। वे स्पष्ट रूप से 3 डायमेंशनल स्पेस में लौट आए थे। अभी सेलेस्ट सामने खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। टोली सेलेस्ट के पीछे चली। फिर सेलेस्ट ने अपना हाथ हिलाया और उनके पैरों के नीचे का अनॉमस टॉर्टस गायब हो गया।
सेलेस्ट द्वारा उसे अपनी कफ में डालने से पहले वह छोटा हो गया। साहिल और अन्य लोग एक बल द्वारा समर्थित थे, इसलिए वे हवा में लटके हुए थे। अनोमस टॉर्टस के गायब होने से साहिल और अन्य लोग अपने पैरों के नीचे क्या चल रहा है इसे स्पष्ट रूप से देख पाए। सेलेस्ट को छोड़कर सबकी आंखें फटी रह गई और वे बेहद सदमे में थे। अभी उनके पैरों के नीचे शून्य में शांति से तैरता हुआ एक विशाल महाद्वीप था जिससे रंगीन प्रभामंडल निकल रहे थे। उनकी ऊंचाई से महाद्वीप का किनारा मुश्किल से दिखाई दे रहा था। ये पहली बार था जब साहिल और अन्य लोगों ने ऐसी जगह देखी थी जो एक महाद्वीप के रूप में मौजूद थी। अतीत में उन्होंने जो देखा था वे छोटे और बड़े सभी प्रकार के ग्रह थे। उन्होंने कभी इस तरह का विशाल महाद्वीप नहीं देखा था, चाहे वह सौरमंडल हो जहां अर्थ स्थित थी, मिल्की वे या बीस्ट गैलेक्सी। नई चीजें हमेशा दिलचस्प होती थीं। सदमे के बाद सीलिया, सलीना और महिलाओं के चेहरे पर उत्तेजित भाव आ गए। यह इतना सुंदर दृश्य था, इसलिए किसी भी महिला को यह पसंद आएगा। सीलिया और अन्य भी इसके अपवाद नहीं थे। यह इरिडेसेंट कॉन्टिनेंट है जहां इरिडेसेंट सेक्ट स्थित है। तुम्हें क्या लगता है, ये काफी अच्छा है ना? सेलेस्ट ने अपने पैरों के नीचे इरिडेसेंट कॉन्टिनेंट की ओर देखा और कुछ गर्व के साथ कहा। स्टार किंगडम में एक महाद्वीप का मालिक होना हर शक्ति का सपना था। हालांकि ऐसे बहुत कम लोग थे जो इसे हासिल कर सके। अध्याय 1482। कोई भी शक्ति जो स्टार किंगडम में एक महाद्वीप की मालिक थी, वह पिरामिड की नोक पर खड़ी होगी। इरिडेसेंट सेक्ट उनमें से एक था। सेलेस्ट बचपन से ही इरिडेसेंट कॉन्टिनेंट में रही थी। जहां वह इस महाद्वीप से बेहद परिचित थी, वहीं उसके प्रति उसकी गहरी भावनाएं भी थीं। सेलेस्ट, ये जगह बहुत सुंदर है, क्या हम अब से यहीं रहने वाले हैं? सैंडी ने खुशी से पूछा। हाँ, तुम भविष्य में इसी महाद्वीप पर रहोगी। जब तक तुम इरिडेसेंट सेक्ट में शामिल हो और मेरी तरह इरिडेसेंट सेक्ट के विशेष कपड़े पहनती हो, इस महाद्वीप पर तुम्हें कोई परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस महाद्वीप पर इरिडेसेंट सेक्ट का पूर्ण अधिकार है। तभी सबका ध्यान गया। सेलेस्ट ने उस समय कुछ अलग पहन रखा था। हालांकि यह सब लाल था, लेकिन यह उन तंग लंबी ड्रेसेस की तुलना में ढीला था जो उसने पहले पहनी थी। साथ ही रंग भी काफी हल्का था। उसकी छाती पर एक बड़ा गहरा लाल अक्षर भी था। यह इरिडेसेंट सेक्ट के डिसाइपल्स के लिए विशेष पोशाक थी। हालांकि सेलेस्ट इरिडेसेंट सेक्ट की एल्डर थीं और पिछली 7 हाई प्रीस्टेसेस की हेड थीं, इसलिए उनके कपड़े अन्य डिसाइपल्स से अलग थे। इरिडेसेंट सेक्ट के डिसाइपल्स की स्थिति उनके कपड़ों के रंग से पता चल सकती थी। साधारण डिसाइपल्स सफ़ेद पहनते थे, कोर डिसाइपल्स भूरा पहनते थे और पर्सनल डिसाइपल्स काला पहनते थे। इस बीच मिडिल मैनेजमेंट लाल पहनता था। हालांकि उसके भी अलग अलग रैंक थे। कोई उनकी छाती पर बने प्रतीक से रैंक बता सकता था। एक पट्टी का मतलब था कि वे फर्स्ट रैंक्ड अटेंडेंस थे, 2 पट्टियों का मतलब था कि वे सेकंड रैंक्ड अटेंडेंस थे और 3 पट्टियों का मतलब था कि वे थर्ड रैंक्ड अटेंडेंस थे। अटेंडेंस से ऊपर वालों के लिए उनकी छाती पर अलग अलग प्रतीक होते थे। इसके अलावा हर 7 हाई प्रीस्टेस ऐसे कपड़े पहनती थी जो उनके रंगों से मेल खाते थे। उदाहरण के लिए सेलेस्ट पिछली 7 हाई प्रीस्टेसेस की हेड थी और जिस रंग का वह प्रतिनिधित्व करती थी वह लाल था, इसलिए उनकी ड्रेस लाल होगी। यदि लरेन इस कार्यकाल में 7 हाई प्रीस्टेसेस की हेड बनती है तो वह सेलेस्ट जैसे ही कपड़े पहनेगी। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी में से प्रत्येक रंग 7 हाई प्रीस्टेसेस में से एक का प्रतिनिधित्व करता था। हालांकि अमाडी की माँ जैसे लोगों के लिए, हालांकि वह 7 हाई प्रीस्टेसेस में से एक हुआ करती थीं, लेकिन अब उनकी शादी हो चुकी थी, इसलिए उन्हें अब इरिडेसेंट सेक्ट की विशेष पोशाक पहनने की अनुमति नहीं थी। बहुत अच्छा, हम भविष्य में इस खूबसूरत महाद्वीप पर रहेंगे। सैंडी खुशी से झूम उठी। अन्य महिलाओं ने भी आनंदमय भाव दिखाए। कम से कम इतनी सुंदर जगह पर रहने से वे अपने गृहनगर छोड़ने के बारे में कम दुखी महसूस कर सकती थीं। बहुत अधिक ढील मत दो। इरिडेसेंट कॉन्टिनेंट पर एकमात्र बड़े पैमाने की शक्ति के रूप में इरिडेसेंट सेक्ट इस महाद्वीप की सभी महिलाओं का सपना है। वे इरिडेसेंट सेक्ट में शामिल होने को गर्व की बात मानती हैं। इसलिए यहाँ प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र है। तुम्हें अपने कल्टिवेशन में कड़ी मेहनत करनी होगी। यदि तुम आगे नहीं बढ़ती हो तो तुम पीछे गिर जाओगी और यदि तुम ध्यान नहीं देती हो तो दूसरे तुम्हें पछाड़ देंगे। तुम सब सीखने के लिए इतनी अंतहीन दूरी पार करके यहाँ आए हो, अपने जीवन का आनंद लेने के लिए नहीं। सेलेस्ट का स्वर कठोर नहीं था, लेकिन उनके शब्दों ने सबके चेहरे की खुशी को जमा दिया। सैंडी ने भी तुरंत मुस्कुराना बंद कर दिया। उसने अपना सिर झुका लिया और सेलेस्ट की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। वह सबसे छोटी थी और उसे हमेशा लूथर परिवार द्वारा आंखों का तारा माना जाता था। उसने अब तक किसी दुख का सामना नहीं किया था। टोली शांत हो गई क्योंकि सेलेस्ट अभी भी उनके दिलों में बहुत सम्मान रखती थी। अध्याय 1483। साहिल इस समय कुछ शब्द कहना चाहता था, लेकिन कोई उससे एक कदम आगे था। सेलेस्ट, चिंता मत करो, हम कल्टिवेट करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और हम तुम्हें शर्मिंदा नहीं करेंगे।
सैंडी अभी छोटी है और उसमें बच्चों जैसी मासूमियत है, इसलिए कृपया उसे क्षमा करें और उसके स्तर तक न गिरें। सेलिना ही वह थी जो बोली। महिलाओं के इस समूह में सबसे प्रतिभाशाली होने के नाते वह भी थी जिसे सेलेस्ट द्वारा पसंद किया गया था। उसे खड़ा होने की ज़रूरत महसूस हुई। सेलिना के बोलना खत्म करने के बाद सीलिया और अन्य लोगों ने भी उसका अनुसरण किया। हाँ सेलेस्ट, सैंडी अभी छोटी है, हमें उम्मीद है कि आप उसके स्तर तक नहीं गिरेंगी। साहिल को ये देखकर काफ़ी राहत मिली कि कैसे सब सैंडी के लिए खड़े हुए। महिलाओं के इस समूह के बीच का रिश्ता बहनों से भी बढ़कर था। वे एक बड़े परिवार की तरह थे। सैंडी ने भी इस समय बहादुरी से अपना सिर उठाया और कहा, सेलेस्ट, मुझे खेद है, मैं बहुत उत्साहित थी, लेकिन चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगी। मुझे गलत मत समझो, मेरा मतलब तुम्हें दोष देना नहीं था, लेकिन मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि हालांकि इरिडेसेंट सेक्ट बहुत प्रतिस्पर्धी है, लेकिन यह एक प्रतिष्ठित मंच भी है। यदि तुम्हें यह अवसर मिला है तो तुम्हें इसका अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए। साहिल को बाहर तुम्हारे बारे में चिंता न करने दें। वह स्टार किंगडम में अधिक तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करेगा और यदि वह सावधान नहीं रहा तो वह मर सकता है, सेलेस्ट ने शांति से कहा। हम जानते हैं। धन्यवाद सेलेस्ट, हमें यह अवसर देने के लिए। हम निश्चित रूप से आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। चलो इरिडेसेंट सेक्ट वापस चलते हैं। सेलेस्ट पहले इरिडेसेंट सेक्ट की ओर उड़ी। साहिल को छोड़कर हर कोई एक बल के खिंचाव के तहत सेलेस्ट के पीछे चला। स्टार किंगडम में ग्रहों और महाद्वीपों में अर्थ की तुलना में पूरी तरह से अलग गुरुत्वाकर्षण बल था। जब तक आप अर्थ पर पार्शल गॉड रैंक का थे, आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर हवा में उड़ सकते थे। हालांकि स्टार किंगडम में यह अलग था। यहाँ के ग्रहों और महाद्वीपों का गुरुत्वाकर्षण बल अर्थ की तुलना में बहुत अधिक था। यदि ये किसी ग्रह पर होता तो ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने और आकाश में ऊंचा उड़ने के लिए कम से कम स्टार रेल्म में होना आवश्यक था। महाद्वीप पर गुरुत्वाकर्षण बल और भी मजबूत था, इसलिए केवल यूनिवर्स रेल्म के लोग ही उड़ सकते थे। यही कारण था कि अनगिनत ताकतें एक महाद्वीप की मालिक होना चाहती थीं। मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस पर रहने वाले लोगों के लिए चलना, खाना, सोना और यहाँ तक कि सांस लेना भी कल्टिवेशन की तरह था। महाद्वीपों पर रहने वाले लोगों में एक स्वाभाविक श्रेष्ठता की भावना होती थी जब वे दूसरे ग्रहों पर जाते थे। उनकी ताकत आमतौर पर ग्रहों पर रहने वाले लोगों की तुलना में बहुत अधिक थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे अर्थ पर सोमरलैंड के कैपिटल सिटी के लोग छोटे काउंटी शहर में जाने पर श्रेष्ठ महसूस करते थे। इसलिए यदि सेलिना और महिलाओं को सेलेस्ट की मदद नहीं मिली होती तो जिस क्षण अनॉमस टॉर्टस गायब हुआ, वे इरिडेसेंट कॉन्टिनेंट के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खींच ली जाती और नीचे गिर जाती। एक एटर्नल के रूप में साहिल कहीं भी कमजोर नहीं था, इसलिए वह इरिडेसेंट कॉन्टिनेंट के गुरुत्वाकर्षण से पूरी तरह प्रतिरक्षित था और उसे सेलेस्ट की मदद की आवश्यकता नहीं थी। अगुवाई में सेलेस्ट के साथ टोली सीधे इरिडेसेंट सेक्ट के माउंटेन गेट की ओर गई। चूंकि इरिडेसेंट सेक्ट एक विशाल फॉर्मेशन के नीचे ढका हुआ था, इसलिए यदि कोई ऊंचाई से पूरे इरिडेसेंट सेक्ट को नीचे देखता तो उसे केवल बादलों से घिरे पहाड़ ही दिखाई देते। इरिडेसेंट सेक्ट का असली चेहरा देख पाना बिल्कुल असंभव था। बाहरी लोगों के लिए हवा से एक शक्तिशाली सेक्ट को देखना स्वाभाविक रूप से असंभव था। जल्द ही सेलेस्ट, साहिल और अन्य लोगों के साथ इरिडेसेंट सेक्ट के इरिडेसेंट गेट के सामने उतरी। जैसे ही वे सब उतरे, गेट की रखवाली करने वाली दो महिलाओं ने तुरंत कदम बढ़ाया और एक घुटने के बल बैठ गईं। फिर उन्होंने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। प्रणाम एल्डर रेड, बाहरी दुनिया को हमारी ताकत दिखाने के बाद आपकी विजयी वापसी पर बधाई। तुम उठ सकती हो, सेलेस्ट ने सपाट भाव से कहा। धन्यवाद एल्डर रेड। माउंटेन गेट की रखवाली करने वाले दो डिसाइपल्स खड़े हो गए और दोनों तरफ खड़े हो गए। मेरे पीछे सेक्ट में आओ, सेलेस्ट ने आदेश दिया और फिर पहले इरिडेसेंट गेट की ओर चली। साहिल, सीलिया और अन्य लोग तेजी से पीछे चले। इरिडेसेंट सेक्ट में प्रवेश करने के बाद अध्याय 1484। तुरंत लाल कपड़ों में एक मध्यम आयु वर्ग की महिला जिसकी छाती पर 3 पट्टियां थीं, ने सेलेस्ट का अभिवादन किया। वह इरिडेसेंट सेक्ट की 3rd रैंक्ड अटेंडेंट थी जो मिडिल मैनेजमेंट में भी थी। यदि वह आगे बढ़ती है तो वह सीनियर मैनेजमेंट में शामिल हो सकती है। प्रणाम एल्डर रेड। मध्यम आयु वर्ग की महिला के आने के बाद उसने भी सेलेस्ट को सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। तुम उठ सकती हो, सेलेस्ट ने सपाट भाव के साथ कहा। धन्यवाद एल्डर रेड। कृपया सेक्ट के मीटिंग हॉल की ओर चलें, हेड पहले से ही आपका इंतजार कर रही हैं। ठीक है, मैं समझ गई। तुम्हें मेरे पीछे वाले पुरुष का मनोरंजन करना चाहिए और इसे सेक्ट के उच्चतम मानक के अनुसार करना चाहिए। तुम्हें उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, सेलेस्ट ने कहा। वह निश्चित रूप से साहिल की बात कर रही थीं। साहिल यहाँ अकेला पुरुष था। जी एल्डर रेड, मध्यम आयु वर्ग की महिला ने सम्मानपूर्वक कहा। साथ ही उसने साहिल को उत्सुकता से देखा। इरिडेसेंट सेक्ट के उच्चतम मानक के अनुसार बहुत से लोगों का मनोरंजन नहीं किया जा सकता था। ये युवक कौन है?
सेलेस्ट फिर साहिल की ओर मुड़ी और कहा, साहिल जाओ और पहले आराम करो। जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी। ठीक है सेलेस्ट, तुम्हें अपने मामलों को संभालना चाहिए, तुम्हें मुझ पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, साहिल ने उदासीनता से कहा। सेलेस्ट ने सीलिया और अन्य लोगों की ओर फिर से देखा। आप महिलाओं को हेड से मिलने और अपने हमारे साथ जुड़ने के तथ्य की पुष्टि करने के लिए मेरे साथ चलना चाहिए। जी सेलेस्ट, सब ने एक साथ कहा। सेलेस्ट मुड़ी और मीटिंग हॉल की ओर चली गईं। सीलिया और अन्य उनके पीछे पीछे चले। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने सीलिया और इन महिलाओं को स्कैन किया। उसने अपने दिल में सोचा, ये महिलाएं सभी बहुत अच्छी दिखने वाली हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि वे कितनी प्रतिभाशाली हैं और क्या वे 7 हाई प्रीस्टेसेस में से एक बन सकती हैं। खासकर सेलिना, वह पहली नज़र में निश्चित रूप से एक भविष्य की हाई प्रीस्टेस है। अब सेक्ट की 7 हाई प्रीस्टेसेस में केवल एक पद बचा था। वहां 2 और होने चाहिए थे। हालांकि लरेन नाम की एक व्यक्ति अचानक आए और कुछ समय पहले सीधे 7 हाई प्रीस्टेसेस की हेड बन गई। इसने अनगिनत लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। खबर फैलने के बाद पूरे इरिडेसेंट कॉन्टिनेंट और स्टार किंगडम ने अटकलें लगाना शुरू कर दिया कि लरेन वास्तव में कौन है। इरिडेसेंट सेक्ट की तो बात ही छोड़िए, वे सोच रहे थे कि वह वास्तव में 7 हाई प्रीस्टेसेस की हेड कैसे बन सकती है। उसके बाद जो खबर सामने आई उसने अनगिनत लोगों को और भी झकझोर कर रख दिया। 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स वास्तव में एक ही समय में लरेन को अपनी डिसाइपल के रूप में स्वीकार करना चाहते थे और जल्द ही इसकी पुष्टि करने के लिए एक सेरेमनी होगी। सेक्ट ने निमंत्रण पत्र बांटने के लिए लोगों को पहले ही भेज दिया था, यानी लरेन को 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स पढ़ाएंगे। यह ऐसा कुछ था जो इरिडेसेंट सेक्ट में पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि एल्डर रेड को भी उस तरह का व्यवहार नहीं मिला था। उनके पास टीचर के रूप में केवल एक रेप्यूटेबल एल्डर थी। सबको लगा कि लरेन के साथ इस तरह के व्यवहार का कारण उसकी प्रतिभा होनी चाहिए और वह एल्डर रेड से अधिक मजबूत होनी चाहिए। अन्यथा 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स गुप्तवास से बाहर क्यों आएंगे और एक ही समय में उसे अपनी डिसाइपल के रूप में क्यों स्वीकार करेंगे। एल्डर रेड 2000 साल से भी कम उम्र की थी और वह पहले से ही एक सॉवरन रैंकर थी। वह दिन जब वह इटर्नल रेल्म से आगे बढ़ेंगी बस आने ही वाला था। यह अज्ञात था कि 7 हाई प्रीस्टेसेस की इस नई हेड को एल्डर रेड के स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। 1500 साल या 1000 साल। अध्याय 1485। सेलेस्ट को जाते देखने के बाद मध्यम आयु वर्ग की अटेंडेंट ने अपना सिर घुमाया और साहिल से कहा, मास्टर साहिल कृपया मेरे पीछे आएं। धन्यवाद माम, साहिल ने विनम्रता से उत्तर दिया। मास्टर साहिल कृपया ऐसा मत कहिए, ये वही है जो मुझे करना चाहिए और मुझे वह मत बुलाए, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मध्यम आयु वर्ग की अटेंडेंट ने तुरंत घबराकर कहा। अभी उसने साहिल को एल्डर रेड को उनके नाम से बुलाते सुना था। अब वह उसे माम बुला रहा था। क्या यह उसे एल्डर रेड से अधिक सम्मानजनक नहीं बना देगा। एल्डर रेड इरिडेसेंट सेक्ट में पिछली 7 हाई प्रीस्टेसेस की हेड थी और अब वह सेक्ट की एल्डर थी। इसके अलावा सेलेस्ट एक इटर्नल रेल्म सॉवरन रैंकर भी थी, जबकि वह केवल एक 3rd रैंक्ड अटेंडेंट थी। दोनों के बीच की स्थिति में अंतर बहुत बड़ा था। यदि ये किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सुना गया जिसके इरादे नेक नहीं थे तो वह बर्बाद हो जाती। साहिल ने दूसरी पार्टी को उस तरह से संबोधित करना बंद कर दिया जब उसने देखा कि वह कितनी घबराई हुई थी। वह जानता था कि इन महान शक्तियों के बीच उनके रैंक बहुत स्पष्ट रूप से विभाजित थे, इसलिए मर्यादा लांघना सख्त मना था। मध्यम आयु वर्ग की अटेंडेंट ने रास्ता दिखाया और साहिल पीछे चला। दोनों जल्द ही वीआईपी क्षेत्र में आ गए जहां इरिडेसेंट सेक्ट प्रतिष्ठित मेहमानों का स्वागत करता था। साहिल को लॉबी में बैठाया गया। मास्टर साहिल, आप यहां थोड़ी देर आराम कर सकते हैं और जल्द ही सेक्ट द्वारा आपके आनंद के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक कार्यक्रम और भोजन होगा, मध्यम आयु वर्ग की अटेंडेंट ने विनम्रता से कहा। मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, बस मेरे लिए एक निजी कमरा ढूंढ दो, साहिल ने मना कर दिया। हालांकि उसने कभी इरिडेसेंट सेक्ट द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों और व्यंजनों को देखा और चखा नहीं था, साहिल उन्हें चखने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं था। कहने की ज़रूरत नहीं है कि उसे कार्यक्रम का आनंद लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका दिमाग स्टार किंगडम में जगह बनाने के अलग अलग विचारों में व्यस्त था। जहां तक भोजन की बात है, इटर्नल्स अपने आप ही निरंतर जीवन शक्ति प्रदान कर सकते थे, इसलिए भले ही वह जीवन भर न खाए और न पिए, उसे भूख नहीं लगेगी। मास्टर साहिल, यह शायद पहली बार है जब आप मेहमान के रूप में इरिडेसेंट सेक्ट आए हैं और आप इस पूरे समय गुप्तवास में रहे हैं, है ना? सही बात है, यहाँ मेरा वाकई में पहला समय है और मैं पहले गुप्तवास में रहा हूँ। साहिल ने सच नहीं बताया, बल्कि दूसरी पार्टी ने जो पूछा उसका उत्तर दिया। वह ये नहीं कह सकता था कि स्टार किंगडम में यह उसका पहला समय था और वह स्टार किंगडम और इरिडेसेंट सेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मना कर दिया, मध्यम आयु वर्ग की अटेंडेंट को अचानक एहसास हुआ। उसके शब्दों ने साहिल की जिज्ञासा जगाने में भी कामयाबी हासिल की। ओह, तुम्हारा उससे क्या मतलब है?
क्या इसमें कुछ और भी है? साहिल ने उत्सुकता से पूछा। मास्टर साहिल, इरिडेसेंट सेक्ट वीआईपी क्षेत्र में हमारी सेवा स्टार किंगडम में बहुत प्रसिद्ध है। ये बिल्कुल अद्वितीय है। अनगिनत पुरुष आने और इसका अनुभव करने के लिए बेताब हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से अधिकांश योग्य नहीं हैं। और ऐसा क्यों है? साहिल को दिलचस्पी हुई। क्योंकि कलाकार सेक्ट की 7 फेरीज हैं। उन 7 को सेक्ट द्वारा विशेष रूप से वीआईपी क्षेत्र में विशिष्ट अतिथियों की सेवा के लिए प्रशिक्षित किया गया था। इसके अलावा वे महिलाएं हैं जो इरिडेसेंट सेक्ट में भी सभी पहलुओं में सबसे अच्छी व्यापक स्थिति रखती हैं। यह अफसोस की बात है कि उनमें पर्याप्त प्रतिभा नहीं है, इसलिए वे केवल 7 फेरीज बन सकती हैं, 7 हाई प्रीस्टेसेस नहीं। भले ही ये केवल एक शब्द का अंतर है, लेकिन उनकी स्थितियां मीलों दूर हैं। इसके अलावा इरिडेसेंट सेक्ट की महिलाएं पूरे स्टार किंगडम में उच्चतम मानक की हैं। तो क्या? साहिल ने संदेहास्पद होकर पूछा। साहिल के पूछने के बाद मध्यम आयु वर्ग की अटेंडेंट असमंजस में पड़ गई। उसने अविश्वास में साहिल की ओर देखा। मैंने खुद को इतना स्पष्ट कर दिया, तो क्या वह न समझने का नाटक कर रहा है, या वह वास्तव में नहीं समझता? अध्याय 1486। क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई है क्योंकि वह इतने लंबे समय से गुप्तवास में है? हालांकि मध्यम आयु वर्ग की अटेंडेंट ने धैर्यपूर्वक समझाना जारी रखा। मास्टर साहिल, दूसरे शब्दों में इरिडेसेंट सेक्ट में 7 फेरीज पूरे स्टार किंगडम में महिलाओं के उच्चतम मानक का प्रतिनिधित्व करती हैं, और वे 7 हाई प्रीस्टेसेस से केवल थोड़ी कम प्रतिभाशाली हैं। जैसा कि कहावत है, सभी पुरुष सुंदर महिलाओं से प्यार करते हैं। तो मास्टर साहिल, क्या आप उन्हें देखना नहीं चाहते? ये स्टार किंगडम में अनगिनत पुरुषों का सपना है। साहिल आखिरकार समझ गया। 7 फेरीज इरिडेसेंट सेक्ट द्वारा चयनित स्टार किंगडम की सभी कम प्रतिभाशाली महिलाओं में सबसे अच्छी थीं। इसके कारण उन्हें उन विशिष्ट अतिथियों की सेवा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा जो इरिडेसेंट सेक्ट आते थे। जहां तक उनके प्रदर्शन की बात है, ये गायन और नृत्य से बढ़कर कुछ नहीं होगा। और क्या, साफ तौर पर कहें तो ये 7 फेरीज अर्थ पर प्राचीन काल के दौरान सोमोलैंड में प्रसिद्ध गायकों और नर्तकियों के बराबर थीं। वे सुंदर थीं, उनका फिगर अच्छा था, और वे गायन और नृत्य में अच्छी थीं। ऐसा लग रहा था कि नायकों की कमजोरी एक सुंदर महिला के आकर्षण के प्रति होती है वाली कहावत लागू होती थी, चाहे साहिल कहीं भी हो। स्टार किंगडम जैसी उच्च स्तरीय सभ्यता भी इसका अपवाद नहीं थी। हालांकि साहिल को वास्तव में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम शो को रहने दो, तुम्हें मेरे लिए एक कमरा ढूंढना चाहिए। मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी नहीं है, साहिल ने जरा सी भी दिलचस्पी दिखाए बिना कहा। मध्यम आयु वर्ग की अटेंडेंट ने साहिल की ओर देखा और अपने दिल में दया महसूस की। क्या इतना सुंदर, ऊर्जावान युवक महिलाओं में दिलचस्पी नहीं रखता? क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी भी एक वर्जिन है जो कभी किसी महिला के संपर्क में नहीं आया है? स्टार किंगडम में इस तरह की स्थिति असामान्य नहीं थी। शक्तिशाली शक्तियों के कुछ प्रत्यक्ष वंशज जो बचपन से ही प्रतिभाशाली पाए जाते थे, उन्हें जबरन गुप्तवास में जाने के लिए कहा जाता था, और वे अपने सेक्ट की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही बाहर आ सकते थे। इसलिए वे सैकड़ों वर्षों तक या हजारों वर्षों तक महिलाओं के साथ किसी भी संपर्क के बिना रहे होंगे। साहिल के साथ भी यही मामला होने की संभावना थी। आखिरकार ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्हें एल्डर रेड द्वारा इतनी कम उम्र में इतना महत्व दिया जा सकता था। मास्टर साहिल, मना करने की इतनी जल्दी न करें। 7 फेरीज के प्रदर्शन के अलावा हम जो भोजन परोसते हैं वह इरिडेसेंट सेक्ट में भी शीर्ष पायदान पर है। कुछ विशेष रूप से उगाए गए खाने योग्य पौधे हैं, और कुछ सेक्ट की हंटिंग टीम द्वारा जंगल में शिकार किए गए जंगली जानवर हैं। वे एटर्नल्स के शरीर को भी बहुत पोषण देंगे। मध्यम आयु वर्ग की अटेंडेंट साहिल से बात करते समय अपनी आंखें उस पर टिकाए हुए थी। साहिल नहीं कहना चाहता था। हालांकि दूसरी पार्टी ने कहा कि भोजन करना एटर्नल्स के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन उसे वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं थी। साहिल अब जो चाहता था वह ये पता लगाना था कि लैविश पॉइंट्स प्राप्त करने के लिए पैसा कैसे खर्च किया जाए। बाकी सब कुछ जो एटर्नल्स के लिए उपयोगी था उसके लिए बेकार था या बहुत उपयोगी नहीं था, इसलिए उस पर ऊर्जा बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि जब उसने मध्यम आयु वर्ग की महिला को उसे घूरते हुए देखा तो साहिल ने अपना मन बदल लिया। वह अब जो चाहता था वह लो प्रोफाइल बनाए रखना और भीड़ से छिपे रहना था, न कि अलग दिखना। यदि वह ऐसा करता तो वह अनिवार्य रूप से दूसरों का ध्यान आकर्षित करता। ठीक है, फिर मुझे इरिडेसेंट सेक्ट की तथाकथित 7 फेरीज और व्यंजन देखने दें। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वे वैसे ही हैं जैसा कि बाहरी दुनिया में अफवाह है। साहिल के अचानक मन बदलने से मध्यम आयु वर्ग की अटेंडेंट हैरान रह गई। उसके पास अभी भी कहने के लिए कुछ था, लेकिन पता चला कि उसे जरूरत नहीं थी। अब वह नहीं जानती थी कि साहिल अपनी विनम्रता के बारे में ईमानदार था या नहीं। ठीक है मास्टर साहिल, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, मैं अभी जाकर व्यवस्था करती हूँ। मध्यम आयु वर्ग की महिला बोलना खत्म करने के बाद चली गई। साहिल वीआईपी कमरे में बैठा रहा, भोजन और 7 फेरीज के प्रदर्शन का इंतजार करने लगा। अध्याय 1487।
जब साहिल वीआईपी कमरे में इंतजार कर रहा था, सेलेस्ट, सीलिया और अन्य महिलाओं को इरिडेसेंट सेक्ट के मीटिंग हॉल में ले आईं। वह नहीं रुकी और सीलिया और अन्य लोगों को बाहर इंतजार करने के लिए नहीं कहा, इसके बजाय वह उन्हें सीधे एक साथ मीटिंग हॉल में ले गईं। इरिडेसेंट सेक्ट की हेड, नोवा, पहले से ही यहाँ इंतजार कर रही थी। सेलेस्ट को महिलाओं को अंदर लाते देख नोवा को पहले तो थोड़ा आश्चर्य हुआ। जब उसने सेलिना को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने उसका ध्यान से अध्ययन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव और भी हैरान करने वाले होते गए। जब वह अर्थ पर थी, सेलेस्ट देख सकती थी कि सेलिना विशेष थी और नोवा सेलेस्ट से अधिक मजबूत थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे भी देख सकती थी। यही कारण था कि उसने हैरान करने वाला भाव दिखाया। सेलिना का अध्ययन करने के बाद नोवा दूसरों की ओर बढ़ी और एक एक करके सबको देखा। सेलिना के अलावा गोल्डी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन बाकी बहुत खराब थे। लेडी ड्रीम, तुम क्या सोचती हो? मैं इस बार इरिडेसेंट सेक्ट में 2 भविष्य के लीडर्स वापस लाई हूं, तुम्हें मुझे कैसे धन्यवाद देना चाहिए? सेलेस्ट ने मुस्कुराहट के साथ पूछा। एल्डर रेड, आपने कड़ी मेहनत की है। जब आप मिशंस पर जाती हैं तब भी आप सेक्ट की निरंतरता के बारे में चिंतित रहती हैं। क्या आपको लरेन भी मिली? नोवा ने भी मुस्कुराहट के साथ पूछा। हालांकि वह सेलेस्ट से कई हजार साल बड़ी थी, लेकिन दोनों के बीच संबंध हमेशा बहुत अच्छे रहे थे। हाँ, क्या मास्टर ने घोषणा की है कि उन्होंने लोरी को डिसाइपल के रूप में स्वीकार कर लिया है? उन्होंने सिर्फ इसकी घोषणा नहीं की है, उन्होंने निमंत्रण पत्र बांटने के लिए लोगों को बाहर भी भेजा है। सेरेमनी 3 महीने में आयोजित की जाएगी। स्टार किंगडम की सभी प्रमुख शक्तियों को आमंत्रित किया गया है। 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स एक ही समय में लरेन को अपनी डिसाइपल के रूप में स्वीकार करने के लिए बाहर आएंगे। इरिडेसेंट सेक्ट की स्थापना के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये लरेन व्यक्ति कौन है? वाकई, सेलेस्ट जानती थी कि उसकी टीचर और अन्य लोग लरेन को अपनी डिसाइपल के रूप में स्वीकार करने के बाद निश्चित रूप से बहुत धूमधाम करेंगे। 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स ने इरिडेसेंट सेक्ट की ताकत दिखाने के लिए एक ही समय में गुप्तवास से बाहर आए थे। आखिरकार वे दसियों हजार वर्षों से दिखाई नहीं दिए थे। स्टार किंगडम की सभी ताकतें जानती थीं कि इरिडेसेंट सेक्ट में सेंट रेल्म के 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स थे। हालांकि कौन जानता था कि समय के साथ उनके साथ कुछ हुआ है या नहीं। इसलिए हर बड़ी शक्ति के सेंट्स हर कुछ समय में ये साबित करने के लिए दिखाई देते थे और कुछ करते थे कि वे अभी भी जीवित हैं। 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स संभवतः इसका लाभ उठाना चाहते थे ताकि स्टार किंगडम की प्रमुख शक्तियां इरिडेसेंट सेक्ट की वास्तविक ताकत देख सकें, ताकि वे आने वाले दसियों हजार वर्षों के लिए इरिडेसेंट सेक्ट की सुरक्षा की गारंटी दे सकें। लोरी की शारीरिक स्थिति मेरे जैसी ही है, इसलिए मास्टर और अन्य लोगों ने उसे अपनी डिसाइपल के रूप में स्वीकार किया। मैं तो बस एक आधा अधूरा उत्पाद हूं और अब मैं एक बेकार सामान हूं। वे शायद लोरी को एक तैयार उत्पाद में ढालने के लिए 4 लोगों की ताकत इकट्ठा करना चाहते हैं। आखिरकार उनके पास पहले से ही अनुभव है। नोवा समझ गई। पता चला कि लरेन के पास भी अलूरिंग बॉडी था। कोई आश्चर्य नहीं कि 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स उसकी इतनी परवाह करते थे। वे भी वैसे ही थे जब उन्हें पता चला कि सेलेस्ट के पास अलूरिंग बॉडी था। बस इतना था कि सेलेस्ट ने कहा कि वह पहले से ही एक बेकार सामान थी। तो क्या नेक ने जो कहा वह सच है? एल्डर रेड, क्या आप कह रही हैं कि आप? नोवा ने सेलेस्ट की ओर देखा और चिंता के साथ पूछा। यह अब क्षतिग्रस्त हो गया है और अब मैं एक प्रतिभाशाली से एक साधारण व्यक्ति में बदल गई हूं, सेलेस्ट ने कहा और जबरन मुस्कान दी। वाकई, नोवा ने मन ही मन आह भरी। हर कोई 2000 साल से भी कम उम्र में सॉवरन रैंक का बनने वाले एक अद्वितीय जीनियस से एक साधारण व्यक्ति में बदलने को स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि एल्डर रेड इसके बारे में बहुत दुखी नहीं होंगी। नोवा नहीं जानती थी कि इस बारे में सेलेस्ट को कैसे सांत्वना दी जाए। अध्याय 1488। एल्डर रेड, आपकी नींव बहुत ठोस रखी गई है। भले ही आप अब अपने शरीर का लाभ खो दें और आपको खुद को कदम दर कदम प्रशिक्षित करना पड़े, फिर भी भविष्य में आपके लिए प्रगति करने का मौका है। अधिक से अधिक, इसमें अधिक समय लगेगा। आपकी वर्तमान उम्र को देखते हुए आपके पास इटर्नल रेल्म की तबाही से पहले अभी भी बहुत समय है। नोवा ने थोड़ी देर सोचा और कहा। अब वह ये पूछने के लिए बेताब थी कि सेलेस्ट का शरीर कैसे सक्रिय हुआ, लेकिन ये थोड़ा अनुचित लगा। क्या वह सेलेस्ट के जख्मों पर नमक छिड़कना नहीं होगा यदि वह भी ये पूछती? वह पूछने से पहले थोड़ा इंतजार करेगी। मुझे पता है लेडी ड्रीम, आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अब ठीक हूं और मैं सिर्फ इस वजह से खुद पर से हार नहीं मानूंगी। यह अच्छा है। एल्डर रेड, आप इरिडेसेंट सेक्ट की रीढ़ हैं, इसलिए आप अपने साथ कुछ भी होने नहीं दे सकती। वैसे लेडी ड्रीम, मैं इन महिलाओं को इरिडेसेंट सेक्ट में शामिल होने के लिए वापस लाई हूं। इसका नाम सेलिना है और वह बहुत प्रतिभाशाली है। मेरा मानना है कि आप पहले ही बता सकती हैं। यदि आप मुझसे सहमत हैं तो आपको उसे अपनी डिसाइपल बनाना चाहिए। आप क्या सोचती हैं? सेलेस्ट ने सेलिना को आगे खींचते हुए पूछा। ये सुनकर नोवा की आंखें चमक उठीं। फिर वह बोल पड़ी, सच में?
यह एक वास्तविक आश्चर्य था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सेलेस्ट उसे सेलिना को अपनी डिसाइपल के रूप में लेने देगी। हालांकि नोवा जब सेलिना को पहली बार देखी थी तभी से उसे बहुत पसंद करने लगी थी। उसने ये भी सोचा था कि चूंकि उसकी अभी तक कोई डिसाइपल नहीं है, इसलिए यह बहुत अच्छा होगा यदि वह सेलिना को डिसाइपल के रूप में स्वीकार कर सके। हालांकि ये सिर्फ एक कल्पना थी। नोवा जानती थी कि यदि सेलेस्ट सहमत नहीं हुई तो वह कुछ नहीं कर सकती थी। हेड होने के नाते भी वह सेलिना को अपनी डिसाइपल बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। आखिरकार यह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे सेलेस्ट ने बाहर से ढूंढा था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि सेलेस्ट की टीचर रेप्यूटेबल एल्डर्स में से एक थी। बल प्रयोग काम नहीं करेगा। नोवा अभी भी सोच रही थी कि क्या उसे बाद में सेलेस्ट से इसका जिक्र करने की हिम्मत जुटानी चाहिए। वह देखना चाहती थी कि क्या वह कोई कीमत चुका सकती है ताकि सेलिना उसे दे दे। हालांकि उसे लगा कि सेलेस्ट के पास सेलिना जैसी उत्कृष्ट महिला को छोड़ने का कोई कारण नहीं होगा। अनपेक्षित रूप से सेलेस्ट ने खुद इसका प्रस्ताव रखा। इससे नोवा प्रसन्न हो गई। बिल्कुल लेडी ड्रीम, आप मेरी वर्तमान स्थिति भी जानती हैं। मैंने अपना शारीरिक लाभ खो दिया है और मुझे कल्टिवेट करने के लिए कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, इसलिए मेरे पास उन्हें पढ़ाने के लिए अतिरिक्त समय नहीं है, सेलेस्ट ने कहा। उस स्थिति में मैं आपको इतनी उत्कृष्ट डिसाइपल भेजने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। नोवा थोड़ी खुश लग रही थी। लेकिन लेडी ड्रीम, मेरी अभी भी एक शर्त है। एल्डर रेड, ज़रूर बताएं। लेडी ड्रीम, आप सेलिना को अपनी पर्सनल डिसाइपल के रूप में स्वीकार कर सकती हैं और उसे अपनी विरासत में दे सकती हैं, लेकिन मुझे आशा है कि आप उन्हें नाम के लिए अपनी डिसाइपल्स के रूप में भी स्वीकार कर सकती हैं। सेलेस्ट ने पीछे सीलिया और अन्य लोगों की ओर इशारा किया। नोवा ने सेलेस्ट के पीछे सीलिया और महिलाओं की ओर देखा। सेलिना के अलावा एक और थी जो थोड़ी बेहतर थी, बाकी तो बस औसत थे। यदि वे इरिडेसेंट सेक्ट में शामिल होना चाहते थे तो उन्हें सेलेस्ट पर निर्भर रहने की आवश्यकता थी। हालांकि नोवा के लिए उन्हें अपनी डिसाइपल्स के रूप में लेना कठिन होगा। इरिडेसेंट सेक्ट की हेड होने के नाते क्या नोवा के पास डिसाइपल्स की कमी होगी? बस इतना था कि डिसाइपल्स स्वीकार करने के उसके मानक बहुत ऊंचे थे। सेलिना उसके मानकों के अनुरूप थी, लेकिन बाकी सभी बहुत पीछे थे। नोवा बिना सोचे समझे डिसाइपल्स की भर्ती नहीं करेगी। एक बार जब वह ऐसा करती तो उसे उनके प्रति उत्तरदायी होना पड़ता। नोवा केवल सेलिना को चाहती थी। जहां तक दूसरों की बात है, वह उन्हें नाम मात्र के लिए भी लेने को तैयार नहीं थी। अध्याय 1489। जब उसने नोवा को चुप रहते देखा तो सेलेस्ट जान गई कि वह क्या सोच रही थी। वह सीलिया और अन्य लोगों को डिसाइपल्स के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। आखिरकार उनकी प्रतिभा वास्तव में सीमित थी और यह कहना मुश्किल था कि क्या वे भविष्य में एटर्नल रेल्म तक पहुंच पाएंगी। केवल सेलिना में उत्कृष्ट प्रतिभा थी और भविष्य में उसके एटर्नल रेल्म से परे जाने की बहुत संभावना थी। यदि वह केवल एटर्नल रेल्म रूलर रैंक तक पहुंचती तो यह उसकी टीचर नोवा इरिडेसेंट सेक्ट की हेड के लिए अपमान की बात होती। बेशक सेलेस्ट ने सीलिया और अन्य लोगों की भर्ती के बाद उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं की थी। इसके बजाय ये साहिल के साथ संबंध बनाए रखने के लिए था। वह आदमी एक पागल था। वैसे भी सेलेस्ट लगभग 2000 वर्षों तक जीवित रही थी और उसने स्टार किंगडम के इतिहास में कभी किसी के बारे में नहीं सुना था जिसके पास एटर्नल रेल्म में कदम रखने के तुरंत बाद माइंड पावर हो। साहिल की माइंड पावर चाहे कहीं से भी आए हो, जब तक वह पीक एटर्नल रेल्म तक पहुंचता है, जब वह अपनी शक्तिशाली माइंड पावर के साथ सेंट रेल्म तक पहुंचना चाहेगा तो कुछ गलत होने की संभावना बहुत कम होगी। यदि ऐसे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध हों तो निश्चित रूप से नुकसान नहीं होगा। सीलिया और अन्य लोगों में कुछ समय और संसाधनों का निवेश करना बहुत लागत प्रभावी था ताकि वह भविष्य के एक सेंट के साथ अच्छे संबंध बना सके। सेलेस्ट ने खुद अपना शारीरिक लाभ खो दिया था क्योंकि उसका अलूरिंग बॉडी क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए उसे जल्द से जल्द पीक एटर्नल रेल्म तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षण लेने की जल्दी थी और फिर साहिल से ब्रेक थ्रू की तैयारी के लिए अपनी माइंड पावर को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए कहना था। यही कारण था कि उसके पास सीलिया और अन्य लोगों को पढ़ाने का समय नहीं था। अन्यथा उसने अपनी खुद की डिसाइपल्स की भर्ती की होती और उन्हें पढ़ाया होता। नोवा को कभी लाभ उठाने की बारी नहीं मिलती। भले ही नोवा सीलिया और अन्य लोगों को अपनी डिसाइपल्स के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती थी, फिर भी सेलेस्ट ने पिछले कुछ वर्षों में जमा किए गए संसाधनों की बड़ी मात्रा का उपयोग करने की कोशिश की ताकि सभी को एटर्नल रेल्म तक पहुंचाया जा सके और कम से कम एक ईपॉक का जीवनकाल मिल सके। वह केवल साहिल की कृतज्ञता चाहती थी ताकि साहिल हमेशा उसका ऋणी महसूस करे। जब तक नोवा सीलिया और अन्य लोगों को डिसाइपल्स के रूप में स्वीकार करती और उन्हें ध्यान से पढ़ाती, नोवा साहिल के साथ एक अटूट रिश्ता बना सकती थी। वह हजारों वर्षों से पीक एटर्नल रही थी और कारण ये था कि वह ब्रेक थ्रू करने में असमर्थ रही क्योंकि उसके पास पर्याप्त माइंड पावर नहीं थी। स्टार किंगडम में कई एटर्नल्स एटर्नल रेल्म में फंस गए थे क्योंकि उनके पास पर्याप्त माइंड पावर नहीं थी। पिछले दसियों हजार वर्षों में हर कोई अभी भी बाहर आता था और ये देखने के लिए इधर उधर घूमता था कि क्या कोई रोमांच है।
एक बार जब वे 1 लाख साल तक पहुंच जाते तो लगभग सभी पीक इटर्नल्स उस युग की तैयारी के लिए पीछे हटना शुरू कर देते, यानी इटर्नल कैटास्ट्रफी जो हर 129,600 साल में एक बार होती थी। हालांकि चाहे वे कितने भी अच्छी तरह से तैयार क्यों न हो, ऐसे बहुत कम लोग थे जो सफलतापूर्वक जीवित रह सके। इटर्नल कैटास्ट्रफी इटर्नल्स के लिए एक रिमाइंडर था। यदि नोवा साहिल के साथ अच्छे संबंध बना सकती है, तो यदि सब कुछ विफल हो जाता है तो वह अपनी माइंड पावर को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए साहिल से भी कह सकती है। हालांकि फैंटेसी में इंटरकॉर्स करना थोड़ा शर्मनाक था, लेकिन जब तक कोई अपनी मानसिक शक्ति में सुधार कर सकता है तब तक ब्रेक थ्रू करने का मौका होगा। इस अवसर के लिए अनगिनत लोग उमड़ पड़ेंगे, भले ही उन्हें इसके लिए इससे 1000 गुना या 10,000 गुना अधिक कीमत चुकानी पड़े। इटर्नल कैटास्ट्रफी का सामना करने की तुलना में जिसमें जीवित रहने की दर बहुत कम थी, नोवा इरिडेसेंट सेक्ट की हेड के रूप में साहिल के साथ इंटरकॉर्स करने का चुनाव करने में संकोच नहीं करेगी। मुख्य बात यह थी कि साहिल तैयार था या नहीं। हालांकि सेलेस्ट अभी नोवा को सच बताने के लिए तैयार नहीं थी। वह तब तक इंतजार करेगी जब तक नोवा वास्तव में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाती। एक इटर्नल की अमरता वास्तव में नकली दीर्घायु थी, क्योंकि एक युग में एक बार आने वाली तबाही उनके सिर के ऊपर तैरती एक तेज तलवार की तरह थी और समय पूरा होने पर वह गिर जाएगी। ये संभावना थी कि केवल सेंट रेल्म तक पहुंचने पर ही कोई वास्तव में निडर दीर्घायु का आनंद ले सकता था। लेडी ड्रीम, क्या आप इतने सालों तक मुझे जानने के बाद मुझ पर विश्वास करती हैं? सेलेस्ट ने नोवा की ओर देखा और गंभीरता से पूछा। बिल्कुल, नोवा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। हालांकि उनके बीच उम्र में काफी अंतर था, लेकिन उनके संबंध हमेशा बहुत अच्छे रहे थे। ठीक है, मैं सेलेस्ट रेड आपको आश्वासन देती हूं कि यदि आप उन्हें अभी स्वीकार करती हैं और उन्हें ध्यान से पढ़ाती हैं तो आपको भविष्य में पछतावा नहीं होगा। नोवा ने सेलेस्ट की ओर देखा। सेलेस्ट के भावों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रही है। हालांकि नोवा अभी भी इतने सारे बोझ स्वीकार करने में झिझक रही थी। वह बिना सोचे समझे डिसाइपल्स को स्वीकार नहीं कर सकती थी। अध्याय 1490। यदि ये लोग केवल इरिडेसेंट सेक्ट में शामिल होना चाहते तो नोवा बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाती। हालांकि उसके लिए हेड के रूप में इन औसत प्रतिभाओं को डिसाइपल्स के रूप में स्वीकार करना वास्तव में मुश्किल होगा। एल्डर रेड, ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें अपनी डिसाइपल्स के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती, लेकिन इरिडेसेंट सेक्ट की हेड के रूप में मेरा हर कदम सूक्ष्मता से जांचा जाएगा। यदि मैं वास्तव में उन्हें डिसाइपल्स के रूप में स्वीकार करती हूं तो मैं उनकी प्रतिभा को सुर्खियों में रखूंगी, और यह एक अच्छी बात नहीं हो सकती है, नोवा ने चतुराई से कहा। मुझे पता है, लेकिन केवल आपकी डिसाइपल्स बनकर ही वे इरिडेसेंट सेक्ट में एक स्थिर जीवन जी सकती हैं और किसी के द्वारा परेशान नहीं की जा सकती हैं। चिंता न करें लेडी ड्रीम, आप केवल उन्हें स्वीकार करने और पढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। उनके कल्टिवेशन के लिए आवश्यक सभी संसाधन मैं प्रदान कर सकती हूँ। सेलेस्ट की बातों ने नोवा को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। वह सेलेस्ट की पृष्ठभूमि से अच्छी तरह वाकिफ थी। सेलेस्ट इरिडेसेंट सेक्ट में पली बड़ी थी, इसलिए ये कहा जा सकता था कि नोवा ने सेलेस्ट को बड़े होते देखा था। इसलिए ये महिलाएं उसकी रिश्तेदार नहीं थीं। इसके बजाय वह अपने मिशन के बाद उन्हें वापस लाई थी। वे बहुत औसत थीं, लेकिन वे सेलेस्ट को उनकी इतनी परवाह और महत्व दिला सकती थीं। दोनों पक्षों का कोई पूर्व संबंध नहीं था, इसलिए यहाँ निश्चित रूप से कुछ गहरा चल रहा होगा। क्या नोवा को सेलेस्ट पर भरोसा करना चाहिए और इन महिलाओं को अपनी डिसाइपल्स के रूप में स्वीकार करने के लिए आलोचना सहनी चाहिए, या उसे सीधे मना कर देना चाहिए? हालांकि यदि उसने मना कर दिया तो शायद उसे सेलिना को प्रशिक्षित करने का मौका नहीं मिलेगा। अपनी पसंद की डिसाइपल से मिलना आसान नहीं था। नोवा वास्तव में बस हार नहीं मानना चाहती थी। एल्डर रेड, आप मेरे लिए चीजें कठिन बना रही हैं, नोवा ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। लेडी ड्रीम, मैं फिर भी आपसे बस मुझ पर भरोसा करने के लिए कहूंगी। इसके बारे में क्या ख्याल है? कैसा रहेगा अगर मैं बात फैला दूं और दूसरों को उन्हें स्वीकार करने के लिए मना लूं? मैं ध्यान देते रहने का वादा करती हूं और उन्हें सेक्ट में कोई शिकायत नहीं होने दूंगी। सेलेस्ट ने मना करने के लिए अपना सिर हिलाया। यदि नोवा वास्तव में महिलाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी तो सेलेस्ट के पास खुद उन्हें स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। वह अधिक से अधिक अपने कल्टिवेशन समय को पीछे धकेल देगी। चाहे कुछ भी हो, उसे साहिल की छोटी गर्लफ्रेंड्स को ठीक से सेटल करना था ताकि कोई दुर्घटना न हो। उसे उन सभी को इटर्नल रेल्म तक पहुंचाने के लिए संसाधनों का उपयोग करने का प्रयास करना था। साहिल के साथ इतना इंटरकॉर्स करने के बाद वे दोनों एक दूसरे से काफी परिचित भी थे। सेलेस्ट को हमेशा लगता था कि साहिल वैसा नहीं है जैसा वह दिखता है। उसके संभवतः अपने रोमांच और रहस्य थे। ये तर्कसंगत था कि साहिल जैसा व्यक्ति जो एक लो लेवल सिविलाइजेशन में पैदा हुआ था, वह उसके जैसे शक्तिशाली यूनिवर्स एनफोर्सर से मिलने पर सम्मानजनक, डरा हुआ और भयभीत होगा। सामान्य लोगों को इसी तरह व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल बीस्ट गैलेक्सी के उन लोगों की तरह।
जब उन्होंने सुना कि सेलेस्ट एक यूनिवर्स एनफोर्सर थी तो वे बिल्ली से मिलने वाले चूहों की तरह थे। हालांकि साहिल वैसा नहीं था। वह वैसा भी नहीं था जब वे पहली बार अर्थ पर मिले थे। साहिल हमेशा सेलेस्ट से निडर रहा था। चाहे वह किसी का भी सामना कर रहा हो और चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके मन में हमेशा कोई डर नहीं होता था। सेंट रही सेलेस्ट की टीचर एरा के उल्लेख पर सामान्य होने से पहले उसने केवल थोड़ा आश्चर्य दिखाया था, मानो उसे लगा हो कि वह भी जल्द ही वहां पहुंच जाएगा। अध्याय 1491। नोवा को बहुत असहाय महसूस हुआ जब उसने सेलेस्ट को अपना सिर हिलाते हुए देखा। मीटिंग हॉल में कुछ देर के लिए संक्षिप्त सन्नाटा छा गया। सेलेस्ट नोवा को सोचने के लिए पर्याप्त समय दे रही थीं। इस बीच एक तरफ सीलिया और अन्य लोगों के दिल उनके गले तक आ गए थे। हालांकि सेलेस्ट और नोवा के बीच की बातचीत से ऐसी बहुत सी बातें थीं जो वे नहीं समझ पाई थीं, फिर भी वे बहुत कुछ पढ़ सकती थीं। उदाहरण के लिए लरेन, जो अर्थ से भी आई थी, उसे उल्कापिंड जैसी सफलता मिली और वह इरिडेसेंट सेक्ट के रेप्यूटेबल एल्डर्स की डिसाइपल बन गई, जिससे वे बहुत पीछे छूट गईं। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने उसे हाल ही में नहीं देखा था। उदाहरण के लिए इरिडेसेंट सेक्ट की हेड केवल सेलिना को डिसाइपल के रूप में स्वीकार करना चाहती थी, लेकिन उन्हें नहीं, भले ही वे केवल नाम की डिसाइपल्स हों। इसने साबित कर दिया कि उनमें बहुत खराब प्रतिभा थी और उनका प्रशिक्षण मूल्य कम था। साथ ही सेलेस्ट इरिडेसेंट सेक्ट की हेड को उन्हें स्वीकार करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही थीं। वे ये सब होते देख सकती थीं। वास्तव में जब तक वे इरिडेसेंट सेक्ट में शामिल हो सकते थे, सीलिया और अन्य लोगों की कोई आवश्यकता नहीं थी कि उनका टीचर कौन बने। हालांकि उन्होंने इस समय बीच में बोलने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे केवल मामले के अंतिम परिणाम के लिए चुपचाप प्रतीक्षा कर सकते थे। यहाँ तक कि सेलिना, जिसकी सेलेस्ट और नोवा द्वारा प्रशंसा की गई थी, उसने भी इस समय बोलने की हिम्मत नहीं की। समय धीरे धीरे बीतता गया। सेलेस्ट के हाव भाव अभी भी दृढ़ थे और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अपना मन बदलेंगी। नोवा को इससे सिर दर्द हो रहा था। एल्डर रेड, वे आपसे संबंधित नहीं हैं, इसलिए मैं उत्सुक हूँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? लेडी ड्रीम, मेरे पास ऐसा करने के अपने स्वाभाविक कारण हैं। ये महिलाएं सेलिना के लिए बहनों जैसी हैं। यदि आप उन्हें एक साथ स्वीकार करती हैं तो वह निश्चित रूप से आपकी बहुत आभारी होगी और आपको बाद में पता चलेगा कि मैं आपकी मदद कर रही हूं और आपको बचा भी रही हूं। मेरी मदद, मुझे बचाना। नोवा ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। इरिडेसेंट सेक्ट की हेड और एक पीक एटर्नल के रूप में क्या उसे मदद करने के लिए किसी और की आवश्यकता होगी? इसलिए नोवा ने सेलेस्ट के आखिरी वाक्य को नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि वह सेलिना को और भी ज़्यादा पसंद करने लगी थी। ऐसा हुआ कि 7 हाई प्रीस्टेसेस के लिए एक और जगह खाली थी। सेलिना को अपनी डिसाइपल के रूप में स्वीकार करना और फिर उसे 7 हाई प्रीस्टेसेस में से एक के रूप में पदोन्नत करना भी फायदेमंद होगा। कई विचार विमर्श के बाद नोवा ने सेलेस्ट के अनुरोध को मानने का फैसला किया। ठीक है फिर, एल्डर रेड, चूंकि आप इस बारे में इतनी आश्वस्त हैं, मैं आप पर विश्वास करूंगी, लेकिन सेलिना मेरी एकमात्र पर्सनल डिसाइपल है और अन्य केवल नाम की डिसाइपल्स हो सकती हैं। बिल्कुल, सेलेस्ट मुस्कुराई। हेड नोवा के संरक्षण के साथ सीलिया और महिलाओं का इरिडेसेंट सेक्ट में जीवन बहुत आसान हो जाएगा। उस तरह से सेलेस्ट शांति के साथ खुद गुप्तवास में जा सकती थीं। जाओ और अपने टीचर का अभिवादन करो, सेलेस्ट ने अपने पीछे की भीड़ से कहा। सेलिना सबसे पहले जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। सेलिना किंग आपका अभिवादन करती है, मास्टर। ये देखकर अन्य लोगों ने भी जल्दी से अनुसरण किया। सीलिया यंग आपका अभिवादन करती है, मास्टर। पर्ल वॉर्नर आपका अभिवादन करती है, मास्टर। सैंडी लूथर आपका अभिवादन करती है, मास्टर। गोल्डी रॉजर्स आपका अभिवादन करती है, मास्टर। अध्याय 1492। तुम उठ सकती हो। मैं इरिडेसेंट सेक्ट की वर्तमान हेड हूँ और चूंकि तुम मेरे सेक्ट में शामिल हो गई हो, तुम्हें दूसरों द्वारा आलोचना किए जाने के लिए तैयार रहना चाहिए और भविष्य में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। भले ही सेलिना के अलावा तुम में से बाकी बहुत प्रतिभाशाली नहीं हो, लेकिन ये कहावत कि कड़ी मेहनत किसी की कमजोरी की भरपाई कर सकती है, हर जगह लागू होती है और एल्डर रेड द्वारा वादा किए गए संसाधनों के साथ तुम्हारे पास अभी भी इटर्नल रेल्म तक पहुंचने का मौका है। नोवा ने गंभीरता से कहने से पहले सेलिना और अन्य महिलाओं की ओर देखा। धन्यवाद, मास्टर। हम निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करेंगे और हम आपको निराश नहीं करेंगे। नोवा ने सिर हिलाया और किसी को बुलाया। तुरंत हॉल के बाहर से एक 3rd रैंक्ड अटेंडेंट अंदर आए। लेडी ड्रीम 3rd रैंक्ड अटेंडेंट अंदर आए, अपनी मुठ्ठियां बांधी और नोवा का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। उनके लिए एक जगह की व्यवस्था करो और फिर पूरे सेक्ट को सूचित करो कि सेरेमनी 3 दिनों में आयोजित की जाएगी। मैं, नोवा, अपनी पहली पर्सनल डिसाइपल को स्वीकार करूंगी। इरिडेसेंट सेक्ट की हेड के रूप में नोवा द्वारा एक पर्सनल डिसाइपल को स्वीकार करना स्वाभाविक रूप से सेक्ट के लिए एक बड़ी घटना मानी जाती थी। हालांकि चारों रेप्यूटेबल एल्डर्स द्वारा अपनी डिसाइपल को स्वीकार करने की तुलना में ये थोड़ा भद्दा भी लग रहा था।
इसलिए नोवा ने अटेंडेंट से केवल पूरे सेक्ट को सूचित करने के लिए कहा कि वह 3 दिनों के समय में डिसाइपल्स को स्वीकार करेगी। इसे 3 महीने बाद निर्धारित करने और चारों रेप्यूटेबल एल्डर्स की तरह पूरे स्टार किंगडम की प्रमुख शक्तियों को सूचित करने के बजाय। जी, लेडी ड्रीम, थर्ड रैंक्ड अटेंडेंट के बोलना खत्म करने के बाद उसने सेलिना और अन्य लोगों से कहा, कृपया मेरे साथ आएं। फिर उसने सबसे पहले मीटिंग हॉल छोड़ दिया। सेलिना और अन्य लोग जल्दी से पीछे चले। जल्द ही हॉल में केवल नोवा और सेलेस्ट ही बची थीं। एल्डर रेड, क्या अब आप खुश हैं? मैंने आपके अनुरोध का पालन किया और सभी को अपने संरक्षण में ले लिया, नोवा ने मुस्कुराहट के साथ कहा। अब जब सब कुछ तय हो गया था तो उसे अब मिले जुले भाव रखने की जरूरत नहीं थी। अपनी पसंद की पर्सनल डिसाइपल पाकर बहुत संतोष हुआ। लेडी ड्रीम, मुझे पता है कि अभी आपके मन में बहुत सारी शंकाएं हैं और विशिष्ट कारणों के बारे में विस्तार से बताने का ये समय नहीं है, लेकिन कृपया मुझ पर विश्वास करें। उन्हें आज स्वीकार करना निश्चित रूप से आपका सबसे अच्छा निर्णय था और आप भविष्य में मुझे धन्यवाद देंगी, सेलेस्ट ने भी मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। बेशक मुझे आप पर भरोसा है, अन्यथा मैं ऐसा नहीं करती, लेकिन क्या आपका शरीर वास्तव में अपूरणीय है? मास्टर ने पहले ही जांच कर ली है। मेरा अलूरिंग बॉडी सक्रिय हो गया है और यह अपरिवर्तनीय है। इतना ही नहीं, मुझे शरीर में इच्छा को दबाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा खर्च करने की भी आवश्यकता है, इसलिए भविष्य में मेरे कल्टिवेशन की गति पहले की तुलना में बहुत धीमी होगी। क्या हुआ? आप अभी मिड और लो लेवल सिविलाइजेशंस में एक मिशन पर गई थीं। आपने इसे सक्रिय कैसे किया? नोवा ने बहुत हैरान होकर पूछा। लेडी ड्रीम, सच तो यह है कि मैं सेलेस्ट, साहिल और उनके बीच जो हुआ उसे उजागर नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्हें नोवा को वही दोहराना पड़ा जो उन्होंने पिछली बार अपनी टीचर एरा से कहा था। सेलेस्ट ने जो कहा उसे सुनने के बाद नोवा समझ गई कि क्या हुआ था। उसे संदेह नहीं हुआ कि दूसरी पार्टी झूठ बोल रही थी। मैं समझ गई। तो आप नहीं जानती कि यह व्यक्ति कौन है? मैं नहीं जानती, सेलेस्ट ने अपना सिर हिलाया। क्या रेप्यूटेबल एल्डर्स जानते हैं? मैंने पहले ही मास्टर को बता दिया है, बस इतना है कि बहुत समय हो गया है और यह स्टार किंगडम में नहीं हुआ, इसलिए वह इस व्यक्ति को नहीं ढूंढ सकती। क्या हम बस उस गुंडे को इससे बच निकलने देंगे? नोवा ने अपनी बाहें सिकुड़ी। उसके शरीर से एक द्वेषपूर्ण ऊर्जा बाहर निकल रही थी। सेलेस्ट के पास इरिडेसेंट सेक्ट में एटर्नल रेल्म को पार करने और सेंट रेल्म तक पहुंचने की सबसे अधिक क्षमता थी। अब उनका अलूरिंग बॉडी सक्रिय हो गया था, इसलिए उन्होंने अपनी विशेष शारीरिक बनावट के फायदे खो दिए थे। उन्हें अपनी इच्छा को दबाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की भी आवश्यकता होगी, इसलिए यह अज्ञात था कि क्या उनके पास भविष्य में यह अवसर होगा। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि सेलेस्ट अपना अलूरिंग बॉडी सक्रिय होने के बाद एक पल में स्टार किंगडम में शीर्ष पर होने से एक साधारण व्यक्ति बन गईं। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण था। अध्याय 1493। उसे बच निकलने देने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? सेलेस्ट ने अनमने ढंग से कहा। नोवा ने सेलेस्ट की ओर देखा। उसे लगा कि सेलेस्ट के व्यवहार में कुछ गड़बड़ है। इस प्रकार उसने पूछा, एल्डर रेड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं? इस आदमी ने आपके अलूरिंग बॉडी को सक्रिय कर दिया, जिससे आप एक जीनियस से एक साधारण व्यक्ति बन गईं। क्या आपको उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, उसे डांटना नहीं चाहिए, उसे कोसना नहीं चाहिए, या उसे टुकड़ों में नहीं काट देना चाहिए? सेलेस्ट घबरा गईं। वह जानती थी कि नोवा उनके रवैये से कुछ गड़बड़ बता सकती है, लेकिन यह उनके चेहरे पर नहीं दिखा। लेडी ड्रीम, बहुत समय हो गया है और मैं बहुत पहले नाराज थी। अगर मैं इतने लंबे समय तक इससे उबर नहीं पाती हूँ तो मैं अपना जीवन कैसे जीना जारी रखूंगी? मैं भी उस गुंडे को ढूंढना चाहती हूँ, लेकिन अफसोस मास्टर भी कुछ नहीं कर सकती, तो मैं क्या कर सकती हूँ? सेलेस्ट अभी भी बहुत तर्कसंगत लग रही थी। कम से कम इसने नोवा के कुछ संदेहों को दूर कर दिया। यदि वह कभी इससे उबर नहीं पाती और हमेशा गुस्से में रहती तो सेलेस्ट अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं होती। एल्डर रेड, आप आगे क्या करने वाली हैं? नोवा ने पूछा। मास्टर ने कहा कि हालांकि मेरा अलूरिंग बॉडी क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन मेरी नींव बहुत ठोस है। इस वजह से उन्होंने मुझे गुप्तवास में प्रशिक्षण लेने के लिए कहा और कहा कि मेरे पास भविष्य में भी सेंट रेल्म तक पहुंचने का मौका होगा। यही कारण था कि मैंने सेलिना और अन्य लोगों को आपको सौंपा और उन्हें आपको अपने टीचर के रूप में स्वीकार करवाया। अन्यथा मुझे उन्हें खुद स्वीकार करना पड़ता, सेलेस्ट ने उत्तर दिया। तो आपको रेप्यूटेबल एल्डर की बात माननी चाहिए और शांति के साथ गुप्तवास में जाना चाहिए। आपको सेक्ट के मामलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और आपको इसे अभी के लिए एक तरफ रख देना चाहिए। आपके पास इरिडेसेंट सेक्ट में सेंट बनने का सबसे अच्छा मौका है और आप सेक्ट को निराश नहीं कर सकती। वह पहले था, मुझे नहीं लगता कि मैं अब कर सकती हूँ। एल्डर रेड, निराश मत होइए, अधिक आशावादी बनिए। मुझे पता है लेडी ड्रीम, चिंता न करें, अगर यह असंभव होता तो मैं वैसी नहीं होती जैसी मैं अब हूँ। वैसे एल्डर रेड, एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, नोवा ने अचानक कहा। उसे अब याद आया कि वह सेलेस्ट को देखने के लिए इतनी व्याकुल क्यों थी।
सिमंस परिवार का नया सेंट, नेक, अभी भी इरिडेसेंट सेक्ट के वीआईपी क्षेत्र में रह रहा था, सेलेस्ट के वापस आने का इंतजार कर रहा था। क्या बात है, ज्यादा समय नहीं हुआ, सिमंस परिवार का नया सेंट, नेक, हमारे पास आया और वह अब तक वीआईपी क्षेत्र में रह रहा है। नेक, वही जिसने 1000 साल पहले कहा था कि वह मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता है। बिल्कुल वही। वह इरिडेसेंट सेक्ट में क्या कर रहा है? क्या वह यहाँ फिर से शादी का प्रस्ताव देने आया है? वह इस बार शादी का प्रस्ताव देने यहाँ नहीं आया है, तो वह यहाँ क्या कर रहा है? सेलेस्ट ने संदेहास्पद होकर पूछा। एल्डर रेड, देखिए, नोवा ने इरिडेसेंट सेक्ट में आने के नेक के उद्देश्य के बारे में बताया। सेलेस्ट ने जितना सुना उनके चेहरे के भाव उतने ही अप्रिय होते गए। वह आखिरकार जान गई थी कि उनके शरीर में माइंड सीड किसने छोड़ा था। वह नेक निकला। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने समय बाद भी उन्हें यह नहीं मिला। नेक की सेंट्रल माइंड पावर के साथ सेलेस्ट स्वाभाविक रूप से अपनी निचली माइंड पावर के साथ इसका पता नहीं लगा सकी। इस आदमी ने मेरी अनुमति के बिना मुझ पर नजर रखने के लिए मेरे शरीर में एक माइंड सीड बोया और अब वह स्पष्टीकरण मांगने के लिए इरिडेसेंट सेक्ट आने की हिम्मत करता है। उसे हिम्मत कहाँ से मिली? सेलेस्ट के चेहरे पर कातिलाना भाव था। नीच तरीकों का उपयोग करके किसी के द्वारा गुप्त रूप से निगरानी किए जाने पर कोई भी खुश नहीं होगा। मुझे लगता है कि उसे यकीन है कि आपने अपना वर्जिनिटी खो दिया है, इसलिए उसने यहाँ आकर स्पष्टीकरण मांगने की हिम्मत की। एक सेंट के रूप में नेक्स्टा किंगडम में एक प्रमुख हस्ती भी है। उसे लगा कि यह अस्वीकार्य और अपमानजनक है कि आपने उसका प्रस्ताव ठुकराने के तुरंत बाद अपना कौमार्य खो दिया, इसलिए उसने ऐसा किया, नोवा ने समझाया। तो क्या सेंट्स जो चाहें कर सकते हैं? क्या वे दूसरों की सहमति के बिना नीच साधनों का उपयोग कर सकते हैं? कितना निर्लज! नेक ने वास्तव में सेंट्स के बारे में मेरी समझ को नया कर दिया है, सेलेस्ट गुस्से में चिल्लाई। एल्डर रेड, अपने शब्दों के साथ सावधान रहें। आप एक सेंट को नाराज नहीं कर सकती। चाहे हम नेक को कितना भी नीचा समझें, वह एक सेंट है। यहाँ तक कि 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स भी उसे इतनी आसानी से उकसाने के लिए तैयार नहीं हैं। नोवा ने जल्दी से सेलेस्ट को रोका। अध्याय 1494। उसे डर था कि सेलेस्ट फिर से कुछ अनुचित कह देंगी। अगर उन्होंने इस हॉल में ऐसा किया तो ठीक होगा, क्योंकि यहाँ कोई और नहीं था। इसके अलावा नोवा इसके बारे में दूसरों को नहीं बताएगी। यदि सेलेस्ट ने नेक के सामने ऐसा कहा तो वह सेंट नेक को नाराज कर देंगी। इरिडेसेंट सेक्ट मजबूत था, लेकिन वे एक सेंट को नाराज नहीं करना चाहते थे। क्या मास्टर को इसके बारे में पता है? जब नेक पहली बार आया, मैंने पहले ही उसे इसकी सूचना दे दी थी। उन्होंने क्या कहा? उस समय उन्होंने केवल इतना कहा था कि हमें आपके वापस आने का इंतजार करना चाहिए और फिर स्थिति की पुष्टि करने के बाद निर्णय लेना चाहिए। हालांकि वह हाल ही में मेरे पास फिर से आई थी, शायद आपको देखने के बाद, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको मामले को नेक को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए कहूँ। आखिर एल्डर रेड, आपने वास्तव में अपना कौमार्य नहीं खोया है, इसलिए मेरा मानना है कि नेक समझ जाएगा। क्या मास्टर ने मुझसे इस बदमाश को खोजने और उसे स्पष्टीकरण देने के लिए कहा? सेलेस्ट ने ऊंची आवाज में पूछा। जाहिर तौर पर उन्हें नोवा की बात पर विश्वास करने में संघर्ष करना पड़ा। नेक ने उनमें एक माइंड सीड बोया था और वह एक पीड़ित थी, लेकिन अब उन्हें उनके पास जाने और खुद को स्पष्ट करने की जरूरत थी। सेलेस्ट इस तरह की बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगी। वे सपना देख रहे होंगे अगर वे चाहते थे कि वह जाकर स्पष्टीकरण दे। रेप्यूटेबल एल्डर का यही मतलब था, नोवा ने उत्तर दिया। उस समय उसे भी पूरा विश्वास नहीं था कि रेप्यूटेबल एल्डर ऐसा निर्णय लेंगी। आखिरकार एल्डर रेड रेप्यूटेबल एल्डर की पसंदीदा पर्सनल डिसाइपल थीं और सेंट रेल्म तक पहुंचने की सबसे अधिक क्षमता वाली थीं। हालांकि तथ्य तो तथ्य थे, इसलिए नोवा को उन पर विश्वास करना पड़ा। ये केवल इतना कहा जा सकता है कि एक सेंट का डर वास्तव में बहुत बड़ा था, या शायद एल्डर रेड ने अपने अलूरिंग बॉडी को क्षतिग्रस्त कर दिया और एक जीनियस से एक साधारण व्यक्ति बन गई, जिसके परिणामस्वरूप इतने सालों की मेहनत बेकार चली गई। इसलिए यही कारण था कि रेप्यूटेबल एल्डर ने एल्डर रेड में विश्वास खो दिया और ऐसा निर्णय लिया। हालांकि यह एल्डर रेड की गलती नहीं थी, लेकिन लगभग 2000 वर्षों की उनकी कड़ी मेहनत को बेकार जाते देखकर कोई भी खुश महसूस नहीं करेगा। नोवा को लगा कि इसकी अधिक संभावना है। अन्यथा भले ही नेक एक नया पदोन्नत सेंट था, रेप्यूटेबल एल्डर्स उसके लिए इतनी परेशानी नहीं उठाते। आखिरकार इरिडेसेंट सेक्ट में सेंट रेल्म के 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स थे और प्रत्येक नेक से कहीं अधिक समय तक जीवित रहे थे। मुझे विश्वास नहीं है। मैं मास्टर से स्पष्टीकरण मांगने जा रही हूँ। सेलेस्ट के बोलना खत्म करने के बाद वह मुड़ने और मास्टर एरा को खोजने के लिए तैयार थी। वह नेक को स्पष्टीकरण नहीं देने वाली थी। यदि वह नेक के पास जाना चाहती थी तो वह उससे पूछेगी कि उसने उसकी अनुमति के बिना उस पर नजर रखने के लिए माइंड सीड क्यों बोया। उसने बिना किसी कारण के उनमें माइंड सीड बोया और वह थी जिसे उसके पास जाकर स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता थी। क्या सेलेस्ट उत्पीड़न के लिए इतना आसान निशाना थी? अध्याय 1495।
सेलेस्ट के कुछ कदम चलने के बाद नोवा ने उसे पीछे से रोका और कहा, एल्डर रेड, रेप्यूटेबल एल्डर्स ने कहा है कि वे अब लरेन को पढ़ाने के लिए गुप्तवास में जा रहे हैं और वे 3 महीने बाद सेरेमनी तक बाहर नहीं आएंगे। उन्होंने हमसे कहा है कि अगर कुछ महत्वपूर्ण न हो तो हम उन्हें परेशान न करें। सेलेस्ट अपने कदमों पर रुक गई। चाहे वह कितनी भी मूर्ख क्यों न हो, वह जानती थी कि यह उसकी ओर निर्देशित था। इरिडेसेंट सेक्ट में 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स के गुप्तवास के स्थान पर जाने के योग्य केवल सेलेस्ट और हेड नोवा थे। ऐसा लग रहा था कि भले ही एरा ने कहा था कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके दिल में वह अभी भी सेलेस्ट को उसका अलूरिंग बॉडी बर्बाद करने के लिए दोषी मानती थी, जिससे इतने सालों की उसकी कड़ी मेहनत बेकार चली गई। इस क्षण सेलेस्ट को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की सारी ताकत गायब हो गई हो। वह अपनी टीचर को निराश नहीं करना चाहती थी। वह वास्तव में अपनी टीचर के पास जाना चाहती थी और उन्हें तुरंत बताना चाहती थी कि हालांकि उसका अलूरिंग बॉडी सक्रिय हो गया था, लेकिन वह एक साधारण व्यक्ति नहीं बनेगी क्योंकि उसे अपनी माइंड पावर को तेजी से बढ़ाने का एक तरीका मिल गया था। जब तक वह पीक इटर्नल रेल्म तक पहुंचती है, उसकी माइंड पावर जल्द ही बराबरी कर लेगी। उस समय वह पार्शियल सेंट रेल्म तक पहुंचने में सक्षम होगी। हालांकि सेलेस्ट ने इसके बारे में सोचा और खुद को रोक लिया। ऐसा करने से साहिल नुकसानदेह स्थिति में आ जाएगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने के बाद सेलेस्ट ने शांति से कहा, मैं समझती हूँ लेडी ड्रीम। चिंता न करें, मैं अब मास्टर को परेशान नहीं करूंगी, लेकिन मैं नेक को स्पष्टीकरण भी नहीं दूंगी। मैं वापस गुप्तवास में जा रही हूँ, इसलिए कृपया मेरे लिए सीलिया और अन्य लोगों का अच्छी तरह से ख्याल रखें। मुझे उम्मीद है कि आप वह कर सकती हैं जो आप कहती हैं और उन्हें इरिडेसेंट सेक्ट में किसी भी शिकायत का सामना नहीं करने देंगी। जब तक आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगी, आप भविष्य में मुझे धन्यवाद देंगी। सेलेस्ट बोलने के बाद हॉल से चली गई। नोवा ने सेलेस्ट की पीठ की ओर देखा और मन ही मन चुपचाप आह भरी। ये दुखद था कि इरिडेसेंट सेक्ट में इस अद्वितीय जीनियस के दिन खत्म हो गए थे। वह जानती थी कि सेलेस्ट ने उसका असली अर्थ समझ लिया होगा। नोवा को डर था कि सेलेस्ट और एरा के बीच का रिश्ता कभी अपनी पिछली स्थिति में नहीं लौटेगा। ये कठोर वास्तविकता थी। जिस क्षण सेलेस्ट का अलूरिंग बॉडी सक्रिय हुआ, उसके पास कल्टिवेशन के लिए कोई मूल्य नहीं रहा। रेप्यूटेबल एल्डर्स ने तुरंत अपने सिर घुमाए और लरेन पर ध्यान केंद्रित किया ताकि वे लरेन को इस पीढ़ी का नेता बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकें और सेलेस्ट की जगह ले सकें। सिर्फ सेलेस्ट ही नहीं, नोवा खुद भी वैसी ही थी। हालांकि वह इरिडेसेंट सेक्ट की हेड थी और उसे सेक्ट के सभी छोटे बड़े मामलों की देखरेख करने की जरूरत थी, लेकिन पूरा इरिडेसेंट सेक्ट अभी भी 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स के हाथों में था। नोवा इरिडेसेंट सेक्ट की केवल दिखावटी मालिक से ज्यादा कुछ नहीं थी। अच्छे शब्दों में कहें तो वह 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स की प्रवक्ता थी, लेकिन साफ तौर पर कहें तो वह केवल एक कठपुतली थी। यदि वह 2 रेल्म्स कमजोर होती तो उसका पद तुरंत बदल जाता। बेशक इस मामले में उसकी कोई राय नहीं थी। स्टार किंगडम का यही तरीका था। ताकतवर का सम्मान किया जाएगा जबकि कमजोर ताकतवर का शिकार होंगे। न केवल स्टार किंगडम में, बल्कि यह कथन पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता था। यदि कोई स्वतंत्र होना चाहता था और नियंत्रित नहीं होना चाहता था, तो उसे इटर्नल रेल्म को पार करना होगा और सेंट बनना होगा। सेलेस्ट के जाने के कुछ ही समय बाद नोवा भी उठी और हॉल से चली गई। वह मामले को स्पष्ट करने के लिए सेंट नेक को खोजने वीआईपी क्षेत्र में जा रही थी। चूंकि सेलेस्ट नहीं जाना चाहती थी, हेड के रूप में नोवा को जाना पड़ा। हालांकि उसकी उपस्थिति सेलेस्ट जितनी प्रभावी नहीं होगी। मुझे नहीं पता कि नेक मुझ पर विश्वास करेगा या नहीं, लेकिन मैं केवल कोशिश कर सकती हूँ। वीआईपी कमरे के वीआईपी क्षेत्र में साहिल के बैठने के कुछ ही समय बाद 7 सुंदर छरहरी सुडौल सुंदरियां धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुईं। अध्याय 1496। उन्हें 7 फेरीज होना चाहिए। साहिल ने मन ही मन चुपचाप सोचा। वे वास्तव में आंखों को सुकून देने वाली थीं। उनकी दिखावट और फिगर सभी टॉप नॉच थे। जिन लोगों को वह जानता था, उनमें से केवल सलीना, मिया, एस्ट्रेड और लरेन ही 7 फेरीज के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती थीं। हालांकि कोई केवल एक महिला की दिखावट को नहीं देख सकता था, उसका स्वभाव भी बहुत महत्वपूर्ण था। 7 फेरीज का स्वभाव स्पष्ट रूप से सलीना और अन्य लोगों की तुलना में बहुत कमतर था। यदि दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक साथ आते, तो साहिल उनकी आंखों में इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी देख सकता था। वे बहुत सुंदर थीं, फिर भी बहुत आत्महीन थीं। शायद इसलिए क्योंकि वे पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं थीं। स्टार किंगडम में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप कितने अच्छे दिखते हैं। आपका सम्मान तभी किया जा सकता था जब आप प्रतिभाशाली और मजबूत हों। 7 महिलाएं साहिल के सामने एक पंक्ति में खड़ी हो गईं। साहिल को ऐसा लगा जैसे वह तब लौट आया हो जब वह अर्थ पर पहली बार किसी क्लब में गया था। उस समय भी उसके सामने महिलाओं की एक पंक्ति खड़ी थी। हालांकि दोनों बैच की महिलाएं दिखावट के मामले में मीलों दूर थीं। उस समय साहिल के पास अभी सिस्टम नहीं था और वह पैसा खर्च करने वाला नहीं था। बेशक वह इसे वहन भी नहीं कर सकता था।
वह पैट्रिक था, उसका अमीर रूममेट, जिसने अपने जन्मदिन के लिए उन्हें इसका अनुभव कराने के लिए जोर दिया था। साहिल को साथ चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब साहिल यादें ताज़ा कर रहा था तो अगुवाई कर रही महिला ने सम्मानपूर्वक कहा, 7 फेरीज आपका अभिवादन करती हैं, मास्टर। इरिडेसेंट सेक्ट की प्रसिद्ध 7 फेरीज वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा की पात्र हैं। आपकी प्रतिष्ठा से आपको जानना आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की तुलना में कुछ भी नहीं है। साहिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रशंसा की। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, सातों ने एक साथ बोला। जब उन्हें सूचित किया गया तो उन्होंने सोचा कि वे लॉर्ड सिमंस के लिए फिर से प्रदर्शन करने आ रही हैं। आखिरकार उन्होंने इस अवधि के दौरान लॉर्ड सिमंस के लिए कई बार प्रदर्शन किया था। अनपेक्षित रूप से जैसे ही उन्होंने हॉल में प्रवेश किया, उन्होंने एक अजीब युवक को अंदर बैठा देखा। वे बहुत खुश हुईं। यदि यह व्यक्ति इतनी कम उम्र में इरिडेसेंट सेक्ट का वीआईपी बन सकता था तो उसके पीछे निश्चित रूप से अत्यंत शक्तिशाली ताकतों का समर्थन था। 7 फेरीज इस उम्र के लोगों को पसंद करती थीं। नेक जैसे मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों की तुलना में युवक उनके लिए अधिक आकर्षक थे। इसके अलावा युवकों द्वारा बिना सोचे समझे उन्हें चुनने की संभावना अधिक थी। इसके विपरीत मध्यम आयु वर्ग के पुरुष प्रोज एंड कॉन्स पर ध्यान से विचार करेंगे। 7 फेरीज में से एक से अधिक को कभी उन शक्तिशाली ताकतों के प्रत्यक्ष वंशजों द्वारा पसंद किया गया था जो मेहमानों के रूप में इरिडेसेंट सेक्ट आए थे। फिर दूसरी पार्टी द्वारा भारी कीमत चुकाने के बाद वे परियों को कॉन्क्यूबाइंस बनाने के लिए ले गए। उनमें से कुछ तो अटर्नल रेल्म में भी पहुंच गई थीं। इरिडेसेंट सेक्ट में 7 फेरीज में से किसी एक को ले जाना आसान नहीं था। ये केवल इरिडेसेंट सेक्ट की सहमति से और पर्याप्त कीमत चुकाने के बाद ही संभव था। इसके अलावा पुरुषों को इरिडेसेंट सेक्ट से वादा भी करना पड़ता था कि वे परियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे या उन्हें अन्य लोगों को नहीं देंगे। अन्यथा एक बार पता चलने पर न केवल उन्हें इरिडेसेंट सेक्ट द्वारा जवाबदेह ठहराया जाएगा बल्कि उन्हें स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसलिए इतने सारे बैचों से गुजरने के बाद भी परियों में से बहुतों को नहीं ले जाया गया था। वे जो इन बड़े लोगों के समर्थन से एटर्नल रेल्म तक पहुंच सकीं और भी दुर्लभ थीं। हालांकि दुर्लभ का मतलब अस्तित्वहीन नहीं था। अतीत में 7 फेरीज ने इसी के लिए कड़ी मेहनत की थी। एटर्नल बनना और एक युग तक चलने वाला जीवनकाल पाना उनका अंतिम लक्ष्य था। 7 फेरीज की कम प्रतिभा के कारण वे प्रगति करना जारी नहीं रख सकी, इसलिए उनका जीवनकाल सीमित था। वे अपनी युवावस्था पर बहुत निर्भर थीं। यदि उन्हें उनके जीवन के चरम समय में किसी बड़े व्यक्ति द्वारा नहीं चुना गया तो वे केवल दुख के साथ दृश्य छोड़ सकती थीं। अध्याय 1497। 7 फेरीज ने फिर साहिल के आनंद के लिए हॉल में नृत्य करना शुरू किया। सातों ने अपना सब कुछ झोंक कर नृत्य किया, इस उम्मीद में कि साहिल का ध्यान उन पर जाएगा ताकि वह उन्हें अपने साथ ले जाए। यदि उन्हें साहिल द्वारा ले जाया जाता है तो 7 फेरीज अपने अंतिम लक्ष्य के एक कदम और करीब होंगी। यदि वे इरिडेसेंट सेक्ट में रहती हैं तो उनके पास अपने जीवनकाल में एटर्नल रेल्म तक पहुंचने का कोई मौका नहीं होगा। हालांकि 7 फेरीज निराश होने वाली थीं। भले ही साहिल आनंद लेता दिख रहा था लेकिन वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। जहां तक उन्हें साथ ले जाने की बात है वह और भी असंभव था। अब साहिल अभी भी सीलिया और अन्य महिलाओं को लेकर परेशान था, तो वह इस मिश्रण में और अधिक महिलाओं को कैसे जोड़ेगा? क्या वह पत्थर उठाकर अपने ही पैरों पर नहीं कुल्हाड़ी मारेगा? कुछ ही समय बाद और अधिक सुंदरियां स्वादिष्ट भोजन और शराब की ट्रे लेकर हॉल में दाखिल हुईं और उन्हें साहिल के सामने रखा। साहिल को भोजन में थोड़ी दिलचस्पी थी, इसलिए उसने बिना किसी संकोच के इसका आनंद लिया। जब साहिल शराब, भोजन और सुंदर महिलाओं का आनंद ले रहा था, सेलेस्ट उस जगह पर आई जहां सीलिया और अन्य रहते थे। यह एक बड़ा आंगन था। सीलिया और महिलाओं के यहाँ रुकने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि 3 दिन बाद नोवा की सेरेमनी के बाद वे अलग हो जाएंगे। सेलिना, हेड की पर्सनल डिसाइपल, सीलिया और अन्य लोगों की तुलना में एक अलग जगह पर रहेगी जो केवल नाम की डिसाइपल्स थीं। जैसे ही सेलेस्ट ने आंगन में प्रवेश किया, उन्होंने महिलाओं को आंगन में इकट्ठा होकर बातें करते देखा। वे आज जो कुछ भी देखा उसके बारे में उत्सुकता से बातें कर रही थीं। जब उन्होंने सेलेस्ट को अंदर आते देखा तो सब खड़े हो गए और कहा, सेलेस्ट आप यहाँ हैं। इतनी विनम्र होने की जरूरत नहीं है, सब बैठ जाओ, सेलेस्ट ने चलते हुए कहा। हालांकि किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। सेलेस्ट के पास आने के बाद सबने उनके लिए जगह बनाई। बैठिए सेलेस्ट। सेलेस्ट के बैठने के बाद ही सब बैठे। कैसा है, क्या आप इस जगह से संतुष्ट हैं? सेलेस्ट ने पूछा। सेलेस्ट, हमें लगता है कि यह जगह अद्भुत है। दृश्य शानदार है, हवा ताज़ा है और वातावरण भी शानदार है। हम बहुत संतुष्ट हैं, सेलिना ने उत्तर दिया। बैठी हुई महिलाओं में सबसे प्रतिभाशाली होने के नाते उसे इरिडेसेंट सेक्ट की हेड द्वारा पर्सनल डिसाइपल के रूप में स्वीकार किया गया था। बाकी सभी सेलिना को अपनी बैकबोन मान रहे थे। वे जानते थे कि वे लंबे समय तक इरिडेसेंट सेक्ट में रहने वाले हैं। जहां लोग होंगे वहां नाटक होगा। इस तथ्य का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इरिडेसेंट सेक्ट इतनी बड़ी ताकत थी।
इसके अलावा मास्टर नोबल ने उन्हें आलोचना के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा था। उनके भविष्य के दिन बहुत शांतिपूर्ण नहीं हो सकते थे। यह एक अपरिचित जगह थी, इसलिए सब सहमत थे कि उन्हें मुश्किलों से पार पाने के लिए एकजुट होना होगा। सेलिना उनके छोटे समूह की आत्मा थी। अध्याय 1498। जहां तक एस्ट्रेड की बात है, मिल्की वे एम्पायर की राजकुमारी जिसे कभी अनगिनत लोगों द्वारा पसंद किया गया था, उसने अपनी पहचान छोड़ दी थी और पूरी तरह से इस छोटे समूह में एकीकृत हो गई थी। उसने कभी राजकुमारी जैसा घमंड नहीं किया। यह अच्छा है कि आप खुश हैं, लेकिन ये केवल एक अस्थायी निवास है। 3 दिनों में सेक्ट इसे आधिकारिक बनाने के लिए एक सेरेमनी आयोजित करेगा। उस समय सेलिना को हेड द्वारा पर्सनल डिसाइपल के रूप में स्वीकार किया जाएगा और वह नाम की डिसाइपल से अलग हो जाएगी। आपको तैयार रहना चाहिए। सेलेस्ट, क्या मुझे उनसे अलग होकर अकेले रहना होगा? मैं उनसे अलग नहीं होना चाहती। क्या आप मास्टर से कह सकती हैं कि वह मुझे सबके साथ रहने दें? सेलिना ने दुख के साथ विनती की। ये सेक्ट के नियम हैं। आपको अपनी स्थिति और पहचान के अनुसार रहना चाहिए। व्यवस्थाएं हैं और उन्हें बदला नहीं जाएगा। यदि आपके पास कुछ काम नहीं है तो आप उनके पास आ सकती हैं, लेकिन आप उनके साथ नहीं रह सकती। हालांकि मैं इरिडेसेंट सेक्ट के एल्डर्स में से एक हूं, मैं नियमों को नहीं बदल सकती। ठीक है, मैं समझ गई, सेलिना ने थोड़ा उदास महसूस करते हुए कहा। वह जानती थी कि वह इसे बदल नहीं सकती। वे कई सालों से साथ रहे थे और उनके बीच बहुत अच्छे संबंध थे। वह उनमें से किसी से भी अलग होने पर दुखी होगी। भले ही सेलिना को उच्च स्तर की जगह पर रहने के लिए कहा गया हो, वह तैयार नहीं थी। सेलेस्ट, क्या साहिल जल्द ही इरिडेसेंट सेक्ट छोड़ रहा है? मिया ने पूछा। हाँ, इरिडेसेंट सेक्ट केवल महिला डिसाइपल स्वीकार करता है। एक पुरुष के रूप में साहिल सेक्ट में शामिल नहीं हो सका। वह यहाँ केवल एक मेहमान के रूप में रह सकता था और वह अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं घूम सकता। आप सभी के सेटल होने के बाद उसे चले जाना चाहिए, सेलेस्ट ने उत्तर दिया। सेलेस्ट, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। क्या मैं साहिल के साथ जा सकती हूँ? लेडी ड्रीम वैसे भी हमें स्वीकार नहीं करना चाहती, इसलिए यदि मैं चली जाऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? जैसे ही मिया की बात उसकी जुबान से निकली, उन्होंने तुरंत अन्य महिलाओं का ध्यान आकर्षित किया। हर कोई उत्सुक था कि उसने ऐसा चुनाव क्यों किया। ओह, आप इरिडेसेंट सेक्ट में नहीं रहना चाहती। क्या आप मुझे बता सकती हैं क्यों? मुझे लगता है कि साहिल खुद स्टार किंगडम की इस अजीब जगह का आदी नहीं होगा। यदि वह हमसे अलग हो जाएगा तो उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं होगा, इसलिए मैं बस उसकी थोड़ी मदद करना चाहती हूँ। वह मेरा परोपकारी है। तब मैंने अपने दिल में कसम खाई थी कि मैं इस जीवन में उसका अनुसरण करूंगी और उसकी दयालुता का बदला चुकाऊंगी। क्या आप जानती हैं कि आपको लेडी ड्रीम की नाम मात्र की डिसाइपल बनाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है? क्या आप जानती हैं कि स्टार किंगडम में कितने लोग लेडी ड्रीम की नाम मात्र की डिसाइपल बनने का सपना देखते हैं? क्या आप जानती हैं कि यह अवसर कितना दुर्लभ है? मुझे पता है, सेलेस्ट। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, लेकिन मैं साहिल को नहीं छोड़ना चाहती, मिया ने धीमी आवाज में कहा। क्या आप जानती हैं कि आप क्या छोड़ रही हैं? यह एक अवसर है, इटर्नल रेल्म में प्रवेश करने का अवसर। साथ ही यह अवसर वही है जिसे पाने के लिए अनगिनत लोग संघर्ष करते हैं। साहिल ने आपको मुझे सौंपा है क्योंकि वह चाहता है कि आप भविष्य में इटर्नल रेल्म में प्रवेश करें ताकि आपके पास कम से कम एक इपॉक का जीवनकाल हो। अन्यथा जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आपके शरीर के सभी अंग विफल हो जाएंगे और आप धीरे धीरे बूढ़ी हो जाएंगी और अंततः मर जाएंगी। अभी का छोटा सा अलगाव भविष्य में आपको लंबे साथ की गारंटी देगा। क्या आप वाकई यह करना चाहती हैं? अभी का छोटा सा अलगाव भविष्य में आपको लंबे साथ की गारंटी देगा। मिया ने मन ही मन इन शब्दों को बुदबुदाया। वह तब समझती हुई लगी। उसे लगा कि सेलेस्ट ने जो कहा वह सही था। अगर मैं इटर्नल रेल्म तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करती हूं, तो मैं साहिल के साथ अधिक समय बिता सकती हूं। न केवल वह, बल्कि सीलिया और अन्य लोग भी इस वाक्य के कारण कड़ी मेहनत कर रहे थे। क्या वे सिर्फ साहिल से अलग होना चाहते थे? जाहिर है नहीं। यह इसलिए था ताकि वे भविष्य में लंबे समय तक साथ रह सकें, इसलिए उन्हें अस्थायी रूप से अलग होना पड़ा। हालांकि सेलेस्ट की बातों ने सबके मन में एक और सवाल खड़ा कर दिया। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि जब हम इटर्नल रेल्म में पहुंचेंगे तो हम हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं? कम से कम एक ईपॉक के जीवन काल का क्या मतलब है? वह क्या है? लेकिन साहिल स्टार किंगडम में अकेला है और वह इस जगह से अपरिचित है। मुझे डर है कि उसे इसकी आदत नहीं होगी। साहिल एक इटर्नल है। हालांकि वह स्टार किंगडम में बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन वह कमजोर भी नहीं है। वह मिल्की वे में कदम दर कदम बढ़ सकता है और अंततः मिल्की वे का मास्टर बन सकता है, इसलिए वह बहुत अनुकूलनीय है। आपको बस अपना काम करने की ज़रूरत है और उसे अपनी चिंता न करने दें। साथ ही भले ही आप उसके पीछे जाना चाहें, वह सहमत नहीं होगा। मैं समझ गई। धन्यवाद सेलेस्ट। मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगी और इटर्नल रेल्म तक पहुंचने का प्रयास करूंगी ताकि मैं साहिल के साथ रह सकूं। अध्याय 1499।
मिया के विचार लगभग सीलिया और अन्य महिलाओं के समान ही थे। इन सभी महिलाओं की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, जिसमें सेलिना भी शामिल थी। उनके यहाँ रहने का कारण भी अनंत जीवनकाल के साथ एटर्नल्स बनना था, ताकि वे हमेशा साहिल के साथ रह सकें। सेलेस्ट, क्या एक बार एटर्नल रेल्म तक पहुंचने के बाद आप अमर नहीं हो जाएंगे? कम से कम एक ईपॉक से आपका क्या मतलब है? सेलिना ने सबके मन के सवाल पूछे। यही वह सवाल भी था जिसे हर कोई पूछना चाहता था। एक एटर्नल की दीर्घायु वास्तव में नकली होती है। हालांकि एक एटर्नल का शरीर स्वतंत्र रूप से निरंतर जीवन शक्ति बना सकता है और वे बूढ़े नहीं होंगे या मरेंगे नहीं, लेकिन हर एटर्नल को एक ईपॉक के बाद तबाही का सामना करना पड़ता है। ये तबाही बहुत घातक होती है और बहुत कम लोग इसे सफलतापूर्वक पार कर पाते हैं। इसके पार होने के बाद उनके पास खर्च करने के लिए एक और ईपॉक होगा, अन्यथा वे स्वाभाविक रूप से तबाही के नीचे राख बन जाएंगे। उनके शरीर और आत्मा इस प्रकार नष्ट हो जाएंगे, सेलेस्ट ने धैर्यपूर्वक समझाया। महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि एटर्नल्स के लिए कोई तबाही होगी। उन्होंने हमेशा सोचा था कि जब तक वे एटर्नल रेल्म तक पहुंचेंगे, वे हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि एटर्नल बनने और साहिल के साथ हमेशा रहने की कोशिश करना अब थोड़ा काल्पनिक लग रहा था। सेलेस्ट, एक ईपॉक कितना लंबा होता है? एक ईपॉक 1,29,600 वर्ष है। 1,29,600 वर्ष। सेलेस्ट को छोड़कर सबकी आंखें फटी रह गईं और वे मौके पर ही जम गए। एक ईपॉक वास्तव में 1,29,600 वर्ष है। दूसरे शब्दों में, जब तक हम एटर्नल रेल्म में प्रवेश करते हैं, हम कम से कम 1,29,600 वर्ष जीवित रह सकते हैं। ये संख्या सीलिया और अन्य लोगों के लिए बहुत बड़ी थी जो अर्थ पर पैदा हुए थे। किसी को पता होना चाहिए कि अर्थ पर साधारण लोगों का जीवन काल केवल 100 से अधिक वर्षों का था, और यह पहले से ही एक चमत्कार था कि लोग 2 या 300 साल तक जीवित रह सकते थे। 1,29,600 वर्ष इतना लंबा समय था। इसमें और अमरता में क्या अंतर था? अर्थ अभी भी एक ईपॉक पहले एक प्रिमिटिव इकोलॉजी रही होगी। तब तक शायद इंसानों का पूरी तरह से विकास भी नहीं हुआ होगा। क्या आपको लगता है कि यह बहुत लंबा समय है? सेलेस्ट ने कुछ संदेह के साथ पूछा जब उन्होंने सीलिया और अन्य लोगों के भाव देखे। हाँ, ये बहुत लंबा है। इतना लंबा कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सेलेस्ट, आप जानती हैं, यह एक चमत्कार है कि हम अर्थ पर इंसान 2 या 300 साल जीवित रह सकते हैं। एक ईपॉक हमारे लिए एक खगोलीय आंकड़ा है, सीलिया ने समझाया। ओह, आप अर्थ के लोग केवल 2 या 300 साल जीवित रह सकते हैं। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। सेलेस्ट को कोई अंदाजा नहीं था कि अर्थलिंग्स केवल 2 या 300 साल तक ही जीवित रह सकते थे। हालांकि वह आधा महीना अर्थ पर रुकी थी, उसने इस मुद्दे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अर्थ बस एक तिल के आकार का ग्रह था, इसलिए इसने उसके जैसी सॉवरन रैंकर की दिलचस्पी नहीं जगाई। यदि साहिल ने एटर्नल रेल्म को पार नहीं किया होता, तो सेलेस्ट उस गैलेक्सी को पार कर गई होती जहां मिल्की वे गैलेक्सी स्थित थी। वह अर्थ जैसे निराशाजनक छोटे ग्रह पर कभी नहीं आती। हर कोई 2 या 300 साल तक जीवित नहीं रह सकता। अधिकांश लोग केवल 100 साल से अधिक ही जीवित रह सकते हैं। मैं समझ गई। सेलेस्ट दंग रह गईं। उन लोगों के समूह के लिए जो केवल 2 या 300 साल जीने के आदी थे, एक ईपॉक के 1,29,600 वर्ष वास्तव में एक विशाल खगोलीय संख्या थी। इसलिए उनके लिए ऐसी प्रतिक्रिया देना समझ में आता था। हालांकि जब से वे स्टार किंगडम आए, सीलिया और महिलाएं धीरे धीरे यहाँ के जीवन की लय के अनुकूल हो जाएंगी। जब वे सभी एटर्नल्स बन जाएंगे, तो वे समझेंगे कि एक ईपॉक बहुत छोटा था। एक बार जब कोई एटर्नल 1,00,000 साल तक जीवित रहता है, तो वे अब ब्रेक थ्रू करने के प्रति आसक्त नहीं होंगे। इसके बजाय वे एटर्नल कैटास्ट्रॉफी से बचने के लिए वह सब कुछ करेंगे जो वे कर सकते थे। फिर भी बहुत कम सफल लोग थे। एक ईपॉक एटर्नल्स के 99% जीवन का अंत था। जब तक वे एटर्नल रेल्म तक पहुंचते हैं, लगभग हर कोई महसूस करेगा कि एक ईपॉक बहुत छोटा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी छोटा जीवन नहीं चाहेगा और हर कोई लंबे समय तक जीवित रहना चाहता था। इस क्षण सेलेस्ट ने अचानक एक प्रश्न के बारे में सोचा, क्या साहिल भी अर्थ से नहीं है? तो वह अभी कितना पुराना है? इस प्रकार सेलेस्ट ने अनौपचारिक रूप से पूछा, आप में से कौन साहिल को सबसे लंबे समय से जानता है? वह अभी कितना पुराना है? अध्याय 1500। एवा कहना चाहती थी कि वह और साहिल यूनिवर्सिटी में सहपाठी थे और वे फ्रेशमैन ईयर से एक दूसरे को जानते थे, जो अपेक्षाकृत जल्दी था। अमीलिया उसे थोड़ा बाद में जानती थी। उस समय वह SRU की 3 कैंपस बेल्स में से एक थी, लेकिन वह साहिल को नहीं जानती थी, जो भोजन पहुंचाने का पार्ट टाइम काम करता था। वह साहिल को तब तक नहीं जानती थी जब तक कि साहिल और सारा का ब्रेकअप नहीं हो गया और वह लियो से इतना क्रोधित हो गया कि उसे खून की उल्टी हो गई, जिसने उसे पूरे कैंपस में प्रसिद्ध कर दिया। हालांकि इससे पहले कि एवा कुछ कह पाती, सीलिया ने पहले उत्तर दिया, सेलेस्ट, साहिल और मैं हाई स्कूल के सहपाठी थे। हम 17 साल की उम्र से एक दूसरे को जानते हैं। अगर मुझे सही से याद है तो यह 12वां साल है जब से हम एक दूसरे को जानते हैं।
इसलिए साहिल 29 का होना चाहिए और जल्द ही 30 का हो जाएगा। ये सुनकर सेलेस्ट दंग रह गईं। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, तो तुमने साहिल की उम्र कितनी बताई? 29, लगभग 30, सीलिया ने दोहराया। सेलेस्ट हतप्रभ रह गईं। साहिल केवल 30 साल का है, एक 30 साल का अटर्नल। उसकी माइंड पावर भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। क्या ये संभव है? सेलेस्ट लगभग 2000 वर्षों तक जीवित रही थी और उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। ऐसे किसी व्यक्ति से मिलना तो दूर की बात है। वह गारंटी दे सकती थी कि स्टार किंगडम के पूरे इतिहास में कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ था। उसे अब जीनियस या पागल के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता था। यदि साहिल वास्तव में केवल 30 साल का था, तो वह एक चमत्कार और ब्रह्मांड में सबसे बड़ी असामान्यता होगा। ये बिल्कुल अभूतपूर्व था। इसके अलावा साहिल अर्थ जैसे अत्यधिक छोटे ग्रह से आया था। वह इतने कम समय में अपनी वर्तमान उपलब्धियां कैसे हासिल कर सका? सेलेस्ट को लगा कि साहिल पर निश्चित रूप से स्वर्ग का आशीर्वाद रहा होगा और उसका कोई चौंकाने वाला रोमांच रहा होगा, और इसी कारण से वह 30 साल की उम्र में ये सब हासिल कर सका। अन्यथा वह इसका कोई स्पष्टीकरण बिल्कुल नहीं ढूंढ सकती थी। यदि उसने किसी को 30 साल के अटर्नल के बारे में बताया तो वे उसके चेहरे पर हंसेंगे। कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। ये स्टार किंगडम के सभी जीवन को चकित कर देगा। क्या आपको यकीन है कि साहिल केवल 30 साल का है? क्या ये संभव है कि वह लंबे समय तक जीवित रहा हो और आपको पता न चला हो? सेलेस्ट ने फिर से पूछा। सेलेस्ट, मुझे यकीन है कि साहिल केवल 30 साल का है। मैंने उसके परिवार की स्थिति के बारे में सीखा है और उसके रिश्तेदारों और दोस्तों ने उसे बड़े होते देखा है, सीलिया ने उत्तर दिया। सीलिया से सकारात्मक उत्तर मिलने के बाद सेलेस्ट स्तब्ध थी, लेकिन बेहद उत्साहित भी थी। वाकई, ये सच है। साहिल वास्तव में केवल 30 का है। 30 साल की उम्र तक उसने जो हासिल किया था, उसके आधार पर उसका भविष्य बहुत ही आशाजनक होगा। क्या सेंट रेल्म उसकी अंतिम रेखा होगी? क्या ये संभव है कि वह इससे भी आगे बढ़े? सेंट्स पहले से ही स्टार किंगडम में पिरामिड के शीर्ष पर बड़े लोग हैं। यदि साहिल सेंट रेल्म को पार कर सकता है, तो वह स्टार किंगडम का एकमात्र ओवरलॉर्ड होगा। सेलेस्ट को सिर्फ ये सोचकर ही उत्तेजना महसूस हुई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।